अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सिटी एट 10 के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। आज है हफ्ते का रोज़ और हफ्ते का रोज़ जो है वो वैसे ही बड़ी खुशी देता है क्योंकि मुकम्मल तौर पर आगाज़ हो जाता है वीकेंड का। और मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इंतज़ार कर रहे होते हैं वीकेंड का कि वीकेंड आए और आप जो है वो अपनी तमाम तर जो रुके हुए काम हैं उनको करें। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है जो हम हमेशा कर रहे होते हैं, किसी खुशी के मौके पर जब हम करते हैं तो उसमें भी आपको ये बड़ा बैलेंस्ड रखता है। और साथ ही साथ अगर कोई इंसान बहुत गमगीन है, गमज़दा है, कोई परेशानी है उसको, तो उस वक्त में भी ये जुमला कहा जाता है अक्सर व बेशतर, तो उसको हौसला मिलता है और वो जुमला होता है ये वक्त भी गुजर जाएगा। अक्सर व बेशतर हमने देखा है कि लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे होते हैं और एक लंबी, आप कह लें कि बहुत ही लंबा रास्ता होता है गमों का, जहाँ पर इंसान गुजर रहा होता है। इंसान की कोशिश ही होती है कि जल्द से जल्द जो है वो इस चीज़ से बाहर आ जाए। और अक्सर लोग जब परेशान होते हैं और एक दूसरे से गिले कर रहे होते हैं तब भी ये बात करते हैं कि मुझे जो है वो किसी ने आके हौसला नहीं दिया। और हौसले के लिए सिर्फ यही चीज़ काफ़ी होती है कि ये जो वक्त है, ये जो तकलीफ़ का वक्त है, ये भी एक ना एक दिन गुजर ही जाएगा। और कोई भी चीज़ जो है आपकी ज़िंदगी में, कोई भी वक्त जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है। एक कॉलम निगार ने लिखा है कि नया साल अगले दिन की फ़कत तब्दीली का नाम है। अगर हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें, या बहुत सारे ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने बहुत सी ऐसी बातें कही हैं जिससे हमें हौसला भी मिलता है कि ये चीज़ जो है ये बेहतर होगी। एक बार महमूद गज़नवी ने अपने ग़ुलाम अयाज से कहा कि मेरी अंगूठी पर ऐसा जुमला लिख दो कि अगर मैं गमगीन हूँ तो खुश हो जाऊँ और अगर खुश हूँ तो गमगीन हो जाऊँ। ग़ुलाम अयाज ने लिख दिया कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। और तारीख़ का ये मुसलमा असूल है कि जहाँ वक्त खुशियों की नवीद देता है वहाँ अच्छा वक्त ये तंबिया भी करता है कि बुरे वक्तों के लिए इक़दामात ज़रूरी हैं। और ये वो बेदारी है कि अपने कदमों की चाप अपनी ज़ात के अंदर साफ सुनाई देती है। तो जब भी कोई परेशानी हो, कोई खुशी का मौका हो, और अक्सर ऐसा होता है ना कि लोग इतने खुश हो जाते हैं कि जो है उनकी एड़ियाँ ज़मीन पर नहीं लग रही होती, वो भूल जाते हैं कि ज़मीन पर पाँव रखने होते हैं। लेकिन ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि वक्त जो है एक सा किसी के लिए भी नहीं रहता है। साथ ही साथ आगे बढ़ें और बात करें आज की टॉप स्टोरीज़ की। बात करें हम कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। अब हम सोच रहे हैं कि ये गर्मियाँ कब गुजरेंगी, तो सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। तो कराची में आज दर्जा हरारत 40 डिग्री तक छू सकता है। महकमा मौसमियात की अर्ली वार्निंग सेंटर की पेशगोई के मुताबिक शहर में गर्म मौसम बदस्तूर जारी रहने का इम्कान है और हफ्ते को ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड को छू सकता है। अब हम अक्टूबर के महीने में हैं और हमारी कोशिश यही है, अब तक जो है वो ठंडी हवाएं चलना स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन वही जो हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे होते हैं उसी का सामना हमें करना पड़ा, जिसकी वजह से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो टेम्परेचर आज जा सकता है। साथ ही साथ अगर शहर कायद की बात करें तो शहर कायद में डेंगू वायरस के वार जो हैं वो जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में डेंगू वायरस के तकरीबन 12 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और जिस तवातुर के साथ ही केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं तमाम तर ज़िलों में, क्योंकि कराची की बात की जाए तो कराची में जो हैं वो जितने भी ज़िले मौजूद हैं वहाँ पर जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, इससे साफ ज़ाहिर होता है कि ना हमारी तरफ से उस तरीके से ख्याल रखा जा रहा है और ना ही हुकूमती सतह पर उस तरीके से इसके लिए कोई इक़दाम किए जा रहे हैं जिसकी वजह से डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, इस तरह के जो मसाइल हैं उन पर काबू पाया जा सके। साथ ही साथ बात करें बोर्ड से इल्हाक शुदा स्कूलों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म का आगाज़ हो गया है। फॉर्म बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद है। गवर्नमेंट और निजी नए और बेहतर ऑनलाइन पोर्टल का आगाज़ कर दिया गया है और पोर्टल पर जो है वह रजिस्ट्रेशन फॉर्म मौजूद हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को तमाम बोर्ड से इल्हाक शुदा नए और पुराने स्कूल्स लाजमी डाउनलोड करके पुर करें तर्जुमान। अब ये जो हम बात कर रहे थे कि तमाम तर जो बोर्ड्स हैं उनको इल्हाक कर दिया जाएगा, उनका इल्हाक हो जाएगा स्कूल से, तो बड़ी आसानी हो जाएगी तमाम तर लोगों के लिए जो अपने ही कॉलेजेस या स्कूल्स में मौजूद थे। वो अपनी डिग्री के लिए उनको किसी और यूनिवर्सिटी में जाकर अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो अपने कॉलेज में रहते हुए ही अपनी डिग्री मुकम्मल कर लेंगे। तो इसका बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। तालीम के डिपार्ट की बात कर रहे हैं तो हम देख रहे थे कि कराची यूनिवर्सिटी में काफ़ी अरसे से, काफ़ी दिनों से एहतजाज जारी था, जहाँ तालबात के बहुत सारे मुतालबात थे और उनकी ख्वाहिश ये थी कि उनके मुतालबात को तस्लीम कर लिया जाए। तो फाइनली उनके मुतालबात को तस्लीम कर लिया गया है। जामा कराची के तलबा ने फाइनली अपना एहतजाज जो है वो ख़त्म कर दिया है। जामा कराची के तलबा का एहतजाज शेखुल जामा कराची की यकीन दहानियों के बाद ख़त्म कर दिया गया है। तलबा अलायंस का कहना है कि इंतज़ामिया ने 14 में से 11 मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं, जो कि बहुत ही खुशाइंद बात है। अब ये मुतालबात कौन से हैं जो तस्लीम किए गए हैं, इन पर भी हम बात करेंगे। और
बात करेंगे कि आगे चलकर हम देखते हैं अक्सर कि 1 या 2 महीने बाद दोबारा किसी और पॉइंट को लेकर जो है वो कराची यूनिवर्सिटी में एहतजाज हो रहा होता है। कभी स्कूल, कभी यूनिवर्सिटी के टीचर्स की जानिब से, प्रोफेसर्स की जानिब से, कभी यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से और कभी स्टूडेंट्स की जानिब से। तो इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ एक और अफसोसनाक खबर हमें मिली, वो ये थी कि लियारी ली मार्केट के करीब फ्लैट से 4 ख़वातीन की गला कटी लाशें बरामद हुई। लियारी के इलाके ली मार्केट बांटुआ गली जैनब आर्केड के करीब फ्लैट से 4 ख़वातीन की गला कटी लाश बरामद हुई और तफसीलात के मुताबिक ली मार्केट फ्लैट के 7वें मंजिल से 4 ख़वातीन की गला कटी लाशें जो है वो मिली हैं और चारों ख़वातीन को गला काट कर कत्ल किया गया है, जिनके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी मौजूद हैं और चारों ख़वातीन को अलग अलग कमरों में कत्ल किया गया है। और अगर बात करें इनकी उम्रों की तो मरने वालों में 13 साल की अलीना, 18 साल की मदीहा, 19 साल की आयशा और 51 साल की शहनाज शामिल हैं। इसके हवाले से भी बात होगी। साथ ही साथ अगर बात करें बिजनेस की तो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का वज़ीर आला सिंध को ख़त और वबाई अमराज के बढ़ते केसेस, चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू के अमराज सर उठा रहे हैं कराची चैम्बर सदर। कराची समेत पूरे सिंध में चिकनगुनिया वायरस, डेंगू, जीका, मॉन्की पॉक्स और दीगर वायरल इन्फेक्शन के साथ दीगर वबाई अमराज में नुमायां इजाफा हुआ है। वज़ीर आला सिंध इस संगीन मामले का नोटिस लें, इस पर भी बात करेंगे क्योंकि हमेशा कहना ही पड़ता है कि नोटिस लें और नोटिस अगर ले भी लिया जाता है तो उसके बाद उसके नताइज क्या निकलते हैं, इस पर भी बात करेंगे। हेल्थ एशिया नुमाइश का तीसरा रोज़ जो है हमने देखा कि 500 से ज़ायद माहिरीन ने अपने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं और नुमाइश में 50,000 से ज़्यादा अफराद शिरकत करेंगे। नुमाइश में मुख्तलिफ टेस्टों की स्क्रीन भी मुफ्त की जा रही है। साथ ही साथ आगे बढ़ें तो हमने देखा कि शहर में दफ़ा 144 का नफाज और मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से एहतजाज। रेड जोन में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम और शायरा फैसल पर FTC के लिए वाटर टैंकर्स, पुलिस और रेंजर्स मोबाइलें भी वहाँ पर खड़ी हैं। सिर्फ सिंगल गाड़ियाँ गुजरने की जगह मौजूद है और अतराफ़ में ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई। कराची प्रेस क्लब के अतराफ़ भारी नफरी तैनात थी और प्रेस क्लब के अतराफ़ की सड़कें जो हैं वो बंद कर दी गई थी। साथ ही साथ शहर कायद में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम की अगर बात करें तो गुज़िश्ता माह सितंबर में 1 गाड़ियाँ गन पॉइंट पर छीनी गई हैं। गुज़िश्ता माह 159 गाड़ियाँ चोरी हुई। गुज़िश्ता माह 621 मोटरसाइकिलें गन पॉइंट्स पर छीनी गई और जो मोटरसाइकिलें चोरी हुई उनकी तादाद है 1651। गुज़िश्ता माह 36 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। कराची शहर की बात करें, तमाम तर सूरत-ए-हाल की बात करें और इन्हीं तमाम तर खबरों पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुर्शीद रहमानी साहब और साथ ही साथ मौजूद हैं आया, दोनों को कहते हैं वेलकम। कैसे हैं खुर्शीद साहब? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत तैयारी कर लिया आपने वीकेंड की? कैसे गुजारना है वीकेंड? वीकेंड की तैयारी तो जर्नलिस्ट की तैयारी ऐसी होती है बस कि ना पूछें। ऐसा क्या करना है आपने कि ना पूछें आपसे? बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है और जब जिम्मेदारी सारी आप पर मुहित हो तो घर के बहुत सारे काम करने होते हैं। आशिया खुरनोश लेकर आनी है, फिर बच्चों को पिकनिक पे ले जाना है। ससुराल जाना होता है? ससुराल हमारा कराची में नहीं है, ससुराल हमारा पंजाब में। तो उसके लिए लंबा वीकेंड चाहिए? उसके लिए एक 1 वीक चाहिए होता है आने जाने के लिए। लंबी छुट्टी चाहिए, वो तो हम आपको नहीं दे सकते। आपको एक छुट्टी पर इत्तफा करना होगा। साथ ही साथ अयाज राना साहब, हम अगर बात करें वीकेंड की वीकेंड में बड़ी इंसान की ख्वाहिश होती है मौसम अच्छा हो, इंसान जो है वो अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारे, एक अच्छा दिन गुजारे अपनी फैमिली के साथ। लेकिन आज अगर हम बात करें कराची के मौसम की तो मौसम जो है और इसका जो दर्जा हरारत है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड को छुएगा। इस पर ज़रा क्विकली बता दें क्या कहते हैं, फिर ब्रेक से वापस आएंगे और तफसीली बात करेंगे। पहले ब्रेक ले रहे हैं फिर मैं आराम से तफसीली लंबी बातें करनी है राना साहब को। मौसम जो है वो काफ़ी गर्म है कराची शहर का और देखना ये है कि कब कराची वाले भी जो है वो उनको ठंडी हवा के झोंके नसीब होते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सिटी 10 में एक दफ़ा फिर से कहते हैं आपको खुशामदीद। बात हम कह रहे थे कराची के मौसम की और कराची के मौसम की खबर जितने अच्छे तरीके से मैं आपको बता रही हूँ उतना अच्छा मौसम कराची का बेसिकली है नहीं। आज महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि पारा जो है वो 40 डिग्री तक छू सकता है। अयाज राना साहब बताइए, इतनी गर्मी में इंसान क्या प्लान करेगा?
प्लान तो कुछ नहीं करेगा। अभी हमारा 8 घंटे और 9 घंटे बाकी हैं जो हमने आज दिन में काम करना है। मैं तो वो सोच रहा हूँ कि वो 9 घंटे की शिफ्ट ये भी है। आज हमने निकालनी है और सैटरडे है। एक तो दिमाग में बहुत सारे प्लान्स भी चल रहे होते हैं, साथ में काम की भी टेंशन होती है और सबसे अहम चीज़ होती है कि हमारे बहुत सारे की वीकली रिपोर्ट्स हमें बनानी होती हैं, साथ साथ हैपनिंग्स भी हो रही होती हैं शहर की, वो भी देख रही है। तो एक मौसम वाकई बहुत गंदा मौसम है। माजरत के साथ वो गंदा लफ्ज़ मुझे बोलना मौसम के लिए, मैं ऐसी चीज़ें बोलता नहीं, लेकिन बहुत अजीब मौसम है, अजीब सा डस्टी। उसके बाद गर्मी है, लेकिन फिर भी मैं हैरत ज़दा हूँ इस बात पे कि जब आपने बोला कि डेंगू के केसेस बढ़ रहे, इतनी गर्मी के अंदर मच्छर क्या कोई भी चीज़ मच्छरों की 15 मिनट में आग लग जाए, आपको चीज़ छोड़ दे, मच्छरों की आफज़ाइश हो रही है। 15 मिनट सूरज के सामने कोई खड़ा हो जाए तो चेहरे पे और बालों आज में आग लग जाए। हमारे ऑफिस में है ना असलम, आज हमने उनको कहा, हमने कहा कि भाई दलिया है, इसको अवन में रख के, वो फ्रीज हुआ हुआ है, इसको गर्म कर दो। कह रहे अवन में नहीं हो रहा, मैं इसको धूप में रख देता हूँ। आप इसकी बातें सुने, हम बात कर रहे हैं मौसम की। सोलर पे काम करते हैं। उन्होंने कहा भाई आज सोलर प्लेट्स जो है ना बड़ी अच्छी चाहिए, पूरा आज जो है ना वोल्टेज जो पूरी चार्जिंग देंगे, क्योंकि इतनी गर्मी है शहर के अंदर। शहर में सूरज तमकता हुआ चमक रहा है, उसके बाद चुभने वाली गर्मी, लू के थपेड़े तो अब खत्म हुए हैं, समुद्री हवाएं बहाल नहीं हो रही, जो हम इंतजार कर रहे हैं कि समुद्री हवाएं पता नहीं क्यों अचानक बंद हो जाती हैं। जो शहर समुद्री हवाओं के लिए मशहूर था, कराची की शामें ठंडी होती थी क्योंकि दिन में जैसी भी हो, लेकिन वो पता नहीं कौन सी नजर लग गई हमारे शहर को, खा गई हमारे शहर को, डिप्रेशन बन जाता है। ठंडी होती थी, हैदराबाद की सुरमई होती थी। अच्छा, अब ना सुरमई रही ना ठंडी रही, ना सुरमई रहा ना कुछ गुलाबी रहा, ये सब खत्म हो गया भाई। अब जो है ना सिर्फ गरम और सब लाल हो गया है, अब सिर्फ ये हो गया। ठीक है, मौसम की बात करें तो जरा मौसम की अपडेट भी ले लेते हैं कि आज का मौसम जो है वो किस तरीके से रहेगा, गर्मी कब बढ़ेगी कब कम होगी। तो जरा सबसे पहले मौसम की अपडेट लेते हैं। 11 बजे जो है वो 38 डिग्री है, 12 बजे 36 है। सबसे ज़्यादा गर्मी जो है वो 2 बजे पड़ेगी, यानी कि 39 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। रशीद रहमानी साहब, आप मुझे बताएं, आपने अपने अगर हम बात करें इलेक्शंस की, अब 8 फरवरी को इंतखाबात हुए थे, 8 फरवरी को इंतखाबात हुए थे, उसके बाद से लेकर अब तक आप मुझे बताएं, वज़ीर बल्दियात हैं सईद गनी साहब, कभी उन्होंने आपकी कॉल को रिस्पॉन्ड किया हो या कभी उन्होंने आपको किसी सवाल का आपके का जवाब दिया हो? मुझे एक बात बता दें आप। देखिए, पीपल्स पार्टी में सईद गनी साहब के बारे में अक्सर ये लोग राय रखते हैं, लेकिन वो हमारी जो कॉल है फ़ौरन रिसीव करते हैं, और ना रिसीव करें तो फिर उसका जवाब भी देते हैं बाद में कि भाई ये वजह थी, मैं इस वजह से कॉल रिसीव नहीं कर सका था, अब मुझे बताएं क्या काम है। उसके बाद वो काम होता है। अच्छा, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है मल्टीपल टाइम। आप मेरी पॉलिटिकल बीट नहीं है, काश मैं पॉलिटिकल बीट में होता तो शायद मुझे भी, मैं कहीं और ही फिट कर देते मुझे ये सारे सियासतदान या मिनिस्टर। भाई आप आपस में बैठ के क्या बात कर रहे हैं जब हमें उसका आउटकम नहीं मिल रहा? अब लोगों से तो बात कर लेना। आप लोगों के या तो आप अवामी कचहरी में बैठे हैं, हम सुबह बैठे और रात तक बैठे हैं, तो बात समझ में आ गई। शायद का सवाल था ना कि भाई आपको टेलीफोन रिसीव नहीं करते, बिल्कुल सही कह रहे हैं, रिसीव कर लेते हैं। मैं तो ये ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं। पुराने क्या ताल्लुकात हैं आपके, वो आपका नंबर सेव कराया अपना, याद हो सकता है मोबाइल लेके जब वो सरेंडर थे जब से, तो मेरा तो फोन जब से रिसीव करते हैं वो बात कर लेते हैं। लेकिन वो खैर वो बहुत सारे माजरत, बहुत सारे सिंध के वजीर ऐसे हैं, चाहे वो तवानाई के हों, चाहे वो ये बल्दियात के हों, इवन मेयर कराची भी, वो भी फोन नहीं उठाते। और नासिर शाह साहब भी फोन रिसीव कर लेते हैं। नासिर शाह साहब ने कभी नहीं, इसीलिए मैंने तीनों की पोस्टों के नाम लिए कि ये तीन हमारा तो कभी, क्योंकि वजीर तवानाई जो है नासिर हुसैन शाह साहब, उनकी अगर बात की जाए तो इतनी बड़ी पोस्ट है, और जिस तरीके से तवानाई के, बिजली के मसाइल हैं सिंध में, अक्सर ऐसा होता है कि आप जब भी शोज़ कर रहे होते हैं आपको ज़रूरत होती है एक मौक़िफ़ की, क्योंकि बाद में अक्सर ऐसा होता है कि लोग माइंड भी कर जाते हैं कि आपने हमारे मौक़िफ़ के बगैर ही प्रोग्राम चला दिया। लेकिन जब आपकी साइड ऑफ स्टोरी जानने की कोशिश की जाती है तो अनफॉर्चुनेटली आपके पास टाइम नहीं होता है, और टाइम नहीं होता है कहकर अक्सर, मैं तो आपको बताती हूँ, मैं नाम नहीं लूँगी, कि आपने, मैंने कॉल की, मैंने कहा सर वो टाइम चाहिए आपका। नहीं लेंगे नाम, मैं कहता हूँ नाम ले ना, आपको नाम लेके बात करें भाई, ये क्यों वो जराए और ये सब खत्म। मैं तो भाई खुल के नाम लेता हूँ। आप नाम लेते हैं, या तो फिर मुझे बिठाई नहीं, वरना मैं नाम लूंगा, इदारों के नाम लूंगा, लोगों के नाम लूंगा, सबके नाम लूंगा। मैं जरा थोड़ी सी ना
थोड़ी सी परहेज करती हूँ अभी ना। वो कहते हैं अच्छा, मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा सर वो टाइम चाहिए आपका। उन्होंने कहा कि अभी कौन थे, किसके वजीर तो बता दें, चले नाम वजीर थे, अभी भी हैं वो, कराची का एक बहुत बड़ा नाम है, उनको छोड़ दें। मैंने उनको कॉल की, सीनियर वजीर है। सीनियर वजीर शर्जील नाम है? नहीं वो नहीं थे। अच्छा, सीनियर वजीर तो एक ही है। सुननी नहीं है ना, देखें आयाज भाई ने आज बात नहीं सुनी। मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा सर जी वो आपका टाइम चाहिए। उन्होंने मुझे कहा शाइस्ता आज तो बहुत मसरूफियात है। मैंने कहा ठीक है। मैं अपना शो वो करके मैं तकरीबन 10-11 बजे एक डिनर पे मैंने जाना था। मैं डिनर पे पहुंची हूँ तो मेरे सामने वो वजीर बैठे हुए डिनर कर रहे थे। अब मैंने उनको देखा, मैंने कहा मैं क्या बोलूँ आपको। फिर वही ना, इंसान थोड़ा सा शर्मिंदा होता है, वो खुद भी थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ है। लेकिन खैर, और भी बहुत सारी खबरें जिन पर हमने बात करी, लेकिन अब वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। सिटी 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। बात हम कर रहे थे कराची शहर में फैले हुए डेंगी वायरस की, और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि फैली हुई हैं। और मुख्तलिफ जमातों, जैसे हमने देखा कि MQM पाकिस्तान की जानिब से ख़त लिखा गया, उसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर, उनकी जानिब से जो है वो ख़त लिखा गया कि वज़ीर आला सिंध को कि इस पर नोटिस लें और तमाम तर वो इक़दाम जो कि ज़रूरी हैं शहर के लिए, आवाम के लिए, वो लें ताकि इन केसेस को जो है वो रोका जा सके और इस तमाम तर वबाई अमराज से जो है वो बचा जा सके। मज़ीद थोड़ा आगे बढ़ के जैसे हम बात कर रहे थे ली मार्केट लियारी में अब पेश आने वाले एक अफसोसनाक वाक़े की, जहाँ पर एक ही फ्लैट में से 4 ख़वातीन की गला कटी लाश मिली है। घर के सरबराह मोहम्मद फ़ारूक ने बताया कि मरने वाली ख़वातीन में मेरी बेटी, बीवी, नवासी और एक बहू शामिल है। वारदात के वक्त मैं और मेरे दोनों बेटे घर पर नहीं थे। घर पहुंचने पर दरवाज़ा खटखटाया, जब कोई नहीं आया तो बेटे ने आकर मौजूद चाबी से दरवाज़ा खोला। हमें किसी पर शक नहीं और ना ही किसी से दुश्मनी है। पुलिस वाक़े की तहकीकात करे और इंसाफ फराहम करे। अब आप मुझे बताइएगा अयाज राना साहब, क्या तफसीलात हैं आपके पास? लेकिन लेटेस्ट अपडेट ये है कि पुलिस ने तीनों बाप बेटे का बयान लिया जिसमें तजाद पाया गया है। इस वक्त तीनों उन्हीं के घर के जो फ़र्द हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है और उनसे तफ्तीश की जा रही है। रात गए का ये वाक़या है और बताया जा रहा है कि जो एक बेटा है उसके हाथ पे कुछ ज़ख़म के निशान भी पाए गए हैं और CCTV मिल गई है पुलिस को इलाके से, तो उसके ऊपर रख के अब क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो होंगी आगे जाके पता चलेंगी कि क्या इसके अंदर पेशरफ्त है। जो अभी तक की जो अपडेट्स हैं उसमें यही हैं और ये लगता है पड़ोसियों का भी बयान आया है कि, और पुलिस ने भी कहा है कि ये अक्सर इनके आपस में झगड़े रहते थे। ये पुलिस को फ़ोन करके भी ये जो थाने में भी फ़ोन आते थे इनके कि हमारी लड़ाई हो गई है इस तरीके से। तो लगता यही है कि कोई, और वो बोल रहे हैं कि हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। और फ़ारूक साहब जो हैं वो इन्वेस्टमेंट का काम करते थे, गाड़ियों के ऊपर करके बेचना और इस तरीके का काम उनका था। 2 बेटे हैं उनके। रात इनका ये था कि एक बेटे की गाड़ी ख़राब थी, हम तीनों वहाँ गए थे गाड़ी को टो करने के लिए, तो वापस आए तो ये वाक़या पेश आया है। अब तक की यही पेशरफ सामने आई है। अभी पुलिस जो है इस पर तफ्तीश जारी है। अब सामने लगता यही है कि इसमें कोई अंदर का ही यानी कि कोई इन्वॉल्वमेंट होगी जिस तरीके से। और बड़ी गुंजान आबादी वाला इलाका दिखाया है जो फुटेजेस हमने देखी हैं। जो ये इलाका है, बिल्डिंग्स, ये नहीं है कि एक बिल्डिंग है और कोई कमर्शियल, पूरी गली के अंदर बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं और कनेक्टेड बिल्डिंग्स हैं। ली मार्केट का ये वो वाला इलाका है, तो यकीनन कैमरेज लगे होंगे, आने जाने की मूवमेंट पता चल जाएगी, कौन आया कौन नहीं गया। कोई एक आधा कैमरा तो यकीनन अब तक मिल ही गया होगा जब CCTV की बात आ रही है। रात फ़ारूक साहब को 2 बजे कहीं जाते हुए बच्ची के साथ जुबली जाते हुए भी देखा गया है। जो फुटेजेस बता रही हैं उसके अंदर ये CCTV में वो नज़र आए हैं। तो अब एक बेटी और भी थी इनकी जो कहीं और रहती थी या शादी हुई है, तो वहाँ पे एक भतीजी या बेटी को छोड़ने गए, किसी को जाते हुए देखा गया है रात में इनके साथ। तो अब देखते हैं क्या पेशरफ्त होती है इसमें। लेकिन बहुत ही अफसोसनाक वाक़या कि 4 ख़वातीन और गला कटी लाशें मिली हैं उनकी और अलग अलग कमरों में उनको मारा गया। तो यकीनन कोई इसमें आपस का ही कोई ऐसा मसला होगा जो सामने आएगा। जब इस तरह के वाक़यात हम देखते हैं, सुनते हैं, और जिस तरीके से अभी तक की जो पेशरफ्त हुई है वो यही है कि 4 डिफरेंट कमरों में, जैसे अयाज राना साहब भी बता रहे हैं कि एक कमरे में गला कटी लाश मिली है, तो इसका मतलब ये है कि प्रॉपरली प्री प्लान किया गया है। पुलिस का काम है ये इस वाक़े को मज़ीद देखें। लेकिन इस तरह के वाक़यात खुर्शीद रहमानी साहब हमारे माशरे में होते क्यों हैं, जहाँ पर बहू, बीवी, बेटी, भतीजी, नवासी, इन सब को कत्ल कर दिया जाए? देखिए, ये जो आपने वाक़या अभी कुछ देर कबल बयान किया है और जिसकी तफसील अयाज राना साहब ने बताई है, तो ये सफाकत की जो है वो आला
आप जिसे कह सकते हैं ये मामला है कि क्योंकि इसके महरक़ात मुझे महसूस यूँ होता है कि ये कोई इनके अंदरूनी इख्तलाफात का मामला है और इसमें जहाँ इख्तलाफात होते हैं वो फिर उन इख्तलाफात को हल भी किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ आजकल जो इस तरह के मामला चल रहे हैं उसमें एक नफसियाती साइकोलॉजिकल जिसे कहते हैं अदम बर्दाश्त का मामला है कि अगर कोई गुस्से से बाप ने अगर बेटे को डांट दिया है या बेटे ने अपनी वालिद को कुछ कह दिया है तो हमें वो जो रिस्पेक्ट, एक नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ जो हमारे इस माशरे का हिस्सा होनी चाहिए थी वो उसकी जो अक़दार है वो कम होती चली जा रही हैं। जिसमें एक पेरेंट्स की रिस्पेक्ट्स, बुज़ुर्गों की रिस्पेक्ट्स, वो एक बड़ा अच्छा मिसरा है कि कमा दी हमने इस्लाफ से जो मिरास पाई थी। तो हमने तो बचपन से अपने बड़ों की इज़्ज़त करना सीखी है और ये माशरा पूरा इसी तरह ही डेवलप हुआ है। ऐसा नहीं कि ये आज कोई मामला ख़राब हो गया है, अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती से कुछ ऐसे सोशल मीडिया नेटवर्क्स के ज़रिए इस तरह की चीज़ें लोगों ने देखना शुरू की हैं जिसकी वजह से नफ्सियाती तौर पर एक दबाव का शिकार लोग मौजूद होते हैं और उसको इस तरह के जो मामला थे उसको आसान हल समझते हैं कि हाँ मेरा इससे झगड़ा हो गया है या कोई तल्ख कलामी हो गई है तो उसका एक छोटा सा हल ये है, इसको मार दो या खुद मर जाओ। लेकिन खुशी रहमान साहब, जिस तरीके से आप बात करें ना सोशल मीडिया का इम्पैक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आजकल सीरीज़ कुछ इस तरीके की आती हैं, सस्पेंस थ्रिलर मूवीज़ लोग देख रहे होते हैं और जब भी अक्सर ऐसा होता है कि जब आप देखें और जब मुलजिम पकड़ा जाता है उससे बात की जाती है तो वो कहता है मैं इस फिल्म से इंस्पायर था। तो ये जो आप बात करें अदम बर्दाश्त की, और ये वाले जो आपके रिश्ते होते हैं ये ऐसे रिश्ते होते हैं कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हो ऐसे रिश्तों से। तो हम लोग तो सोचते ही रह जाते हैं कि अपने किसी कह लें पेरेंट से या पेरेंट अपने किसी बच्चे से इस तरीके से बात कर जाए। कुछ वीडियो गेम्स भी ऐसे होते हैं जहाँ से जो जिसने इस तरह के केसेस को रिपोर्ट किया है, कुछ नौजवान ऐसे रिपोर्ट हुए हैं कराची के अंदर भी, उसके अलावा दूसरे शहरों के अंदर भी, कि उन्होंने वो वीडियो गेम देखने के बाद या तो खुद सुसाइड किया या किसी को मार दिया। तो हमें अब अपने जो नौखेज़ बच्चे हैं, नौखेज़ ज़हनों को अब इस तरफ सोचना होगा कि वो क्या यूज़ कर रहे हैं। जो अपनी ये 2 आँखें हैं अब वो 10 आँखें करनी पड़ेंगी कि सोशल मीडिया पर वो क्या देख रहे हैं, क्या और क्या इम्पैक्ट उनके रवैयों में क्या तब्दीली आ रही है और उनके रवैये अपने घर वालों से कैसे हैं, दोस्तों से कैसे हैं, उनकी जो सराउंडिंग्स है में जो गैदरिंग है उसको भी नोट करना होगा। देखिए ये माशरा बहुत मुश्किल से परवान चढ़ा है। इस मुल्क को हासिल करने के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दी है, लाखों जानों का नजराना जिन्होंने पेश किया है, फिर कहीं जाके ये पाकिस्तान डेवलप हुआ और इस डेवलपमेंट के बाद फिर हमारे बुज़ुर्गों ने इसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं और अपनी वो रिवायत को परवान चढ़ाया। मुख्तलिफ जो हमारे कबाइल हैं, बिरादरियाँ हैं, जिसके अलावा बहुत सारे इलाके हैं, उनकी अपनी एक वैल्यूज़ जो है ना वो होती हैं। तो हमें अब उन अक़दार को परवान चढ़ाने की ज़रूरत है और अदम बर्दाश्त वाला जो मामला है ना इसको देखने की ज़रूरत है। अदम बर्दाश्त भी, और जिस तरीके के हौलनाक वाक़यात आपकी सोसाइटी में होते हैं तो पुलिस की ज़िम्मेदारी होती है कि इन केसेस को फिलफौर हल किया जा सके ताकि जो मुजरिम है वो पकड़ा जा सके और उसको सज़ा हो, ताकि बहुत से ऐसे लोग जो कि इस तरह की प्लानिंग भी कर रहे हैं या इस तरह की कोई सोच, कोई ख्याल उनके जहनों में आ भी रहा है तो वो भी मोहतात हो जाएँ कि हम अगर इस तरह का कोई काम करेंगे तो इसकी सज़ा हमें ये मिलेगी। साथ ही साथ थोड़ा आगे बढ़ें तो हमने देखा है एजरान साहब अभी जो है ये मजहबी तंजीम और उसके बाद एक सियासी तंजीम का एहतजाज था। हमने देखा शाहरा फैसल से कुछ रास्ते ब्लॉक किए गए थे, उसके बाद रीगल पर हुआ जहाँ पर हमने देखा कि वहाँ पर शेलिंग भी हुई, लोगों को जो है वो मुंतशिर भी किया गया। अब मुझे बताइए जो आए रोज़ के एहतजाज हैं और वो भी कारोबारी पॉइंट्स पर, किस तरीके से कारोबार को मुतासिर करते हैं? क्योंकि आप देखें यौमिया कितना नुकसान होता है अगर आप कोई कारोबार बंद रखें तो। देखें बात ये है कि ये चीज़ इनको समझनी चाहिए कि जिस हालात, माशी हालात से हम गुजर रहे हैं, आप आए दिन के अपनी सियासत के लिए, ये सिर्फ अपनी सियासत के लिए आप आवाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे पंजाब में हो, कराची में हो, जिस जगह भी अभी एहतजाज हो रहे हैं बेफजूल के एहतजाज हैं। आप हमारे लिए एहतजाज करते हुए नज़र आते हैं, आवाम के लिए ये एहतजाज होता बिजली के लिए, ये एहतजाज होता महंगाई के ख़िलाफ़, ये एहतजाज होता नए नए टैक्सेस के ख़िलाफ़, तो बात समझ में भी आती। अब आप कहते हैं कि जी जनाब एक बंदा है उससे मिलने की इजाज़त नहीं मिल रही, उसके लिए सब बाहर आ जाएं, कारोबार बंद कर दें। ऐसे भाई हम ठीक है आप अपनी सियासत करें लेकिन कोई मखसूस जगह पे। अब देखें एक जगह एहतजाज हो रहा है एम्प्रेस मार्केट में, शायद फैसल पे आने का भी उन्होंने 4 पॉइंट्स बता दिए कि हम यहाँ से आएंगे, यहाँ करेंगे, ये करेंगे। पुलिस ने अपनी हिफाजत के लिए चारों तरफ से उन्होंने बंद किया। अब
इन हालात में अगर मैंने आज 1000 रुपए का पेट्रोल डाल के मैं रश में फंस गया हूँ और आपको ये एहसास नहीं है कि मुझे कोई इमरजेंसी है, मेरे साथ भी प्रॉब्लम्स हैं, इस दौर में ये वो तमाम चीज़ें हैं जो लोगों की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही होती है और इस तरह के वाक़यात जो है ना वो मज़ीद परेशानी का बायस भी बन रहे होते हैं। सॉरी अयाज राना साहब, टाइम की थोड़ी सी कमी है। अयाज राना साहब हमारे साथ मौजूद थे, साथ ही साथ खुर्शीद रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में वक्त हो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। आज है सैटरडे और वीकेंड का आगाज़ हो गया है, तो हम अक्सर ही बात कर रहे होते हैं अपने प्रोग्राम में। तो आज चूँकि हमने सोचा कि क्यों ना देखा जाए, तमाम तर लोगों को कुछ आइडियाज़ दिए जाएं कि अगर वो अपना वीकेंड सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, तो किस तरीके से जो है वो कराची शहर में रहते हुए आप अपना वीकेंड प्लान कर सकते हैं। इसी पर बात करने के लिए ट्रैवल एक्सपर्ट अदनान दानिश मेरे साथ मौजूद हैं। इनको कहते हैं वेलकम और फिर इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अदनान कैसे हैं आप? मैं अल्लाह शुक्र। अच्छा अदनान, मुझे बताइएगा, ट्रैवलिंग बड़ी ज़रूरी है आजकल। जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, जिस तरीके से लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, उससे ज़रा ज़्यादा आपको फील होता है कि ट्रैवल करना चाहिए। बिल्कुल। अब ट्रैवल के लिए लोग ये बात कहते हैं कि पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए आपको, तो ज़रा ऐसा कोई बताइए ऑप्शंस जो कराची के शहरियों के लिए हों, जो वो ट्रैवल कर सकें और अपना वीकेंड एंजॉय कर सकें। देखिए, सबसे पहले कि डिपेंड करता है कि आप कितने दिन के लिए आप जाना चाह रहे हैं, सैटरडे संडे या सिर्फ संडे। तो कुछ प्लान्स हमारे पास ऐसे होते हैं कि अमूमन ऐसा होता है ना कि कुछ बैंकर्स होते हैं या गवर्नमेंट ऑफिसर जिनके सैटरडे संडे ऑफ होती है, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लान ये होता है कि उनके पास अगर थोड़ा सा बजट है तो वो फ्राइडे इवनिंग कोयटा का प्लान कर लें। फ्राइडे इवनिंग निकलें, नाइट तक आप कोयटा पहुंच जाएंगे। सैटरडे आप ज़ियारत घूम लें और नेक्स्ट डे वापसी कोयटा आ जाएं आप उसी दिन ही ज़ियारत घूम के। संडे मॉर्निंग आप हन्ना ओढ़े के हन्ना झील घूम के और संडे आफ्टरनून आप निकलें और संडे की नाइट तक आप कराची में। ये सबसे अच्छा ऑप्शन है अगर आपके पास बजट भी है और आप थोड़ा सा ज़्यादा आउटिंग चाह रहे हैं। 8 से 10 घंटे की ट्रैवलिंग है कोयटा की। अगर कराची में आप रहना चाह रहे हैं, घूमना चाह रहे हैं, तो कराची में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इसमें फार्म हाउस भी हैं, बीच भी हैं। ट्यूटर बीच एक है, बहुत अच्छा खूबसूरत बीच है, साफ तरफ। वहाँ अपने फैमिली को ले जाएं, स्पेंड करें, टाइम स्पेंड करें। इसके अलावा एक हमारे पास चरना आइलैंड है जहाँ पे स्कूबा डाइविंग है, डीप सी डाइविंग है। सुबह अगर आप सैटरडे वहाँ जाएं तो इवनिंग तक आप वहाँ पे इजीली आप फ्री हो सकते हैं। अच्छा, चरना में हमने देखा था कि चरना आइलैंड जब नया नया इसको एक्सप्लोर किया गया था तो लोगों की बहुत बड़ी तादाद चरना गई थी, चरना लोग घूमने भी गए थे। लेकिन जो लोगों ने एतराज़ात किए थे वो जो होते हैं कि जब आप चरना से निकलते हैं वहाँ पर कोई इस तरीके से हट मौजूद नहीं है। लेकिन उसके बाद जब मेरी बात हुई थी आफ्टर 3 to 4 years, तो मुझे मालूम हुआ था कि वहाँ पर हट्स कायम कर दिए गए हैं। तो वहाँ पर अगर आप हट लेना चाहें, वहाँ पर हट्स मौजूद हैं, फैसिलिटी है, हाइजीन है वहाँ पर कि लोग अपने बच्चों को ले जाते हुए थोड़ा सा डरते हैं ना कि कोई खुदा ना खास्ता कोई बीमारी ना साथ लेकर आ जाए। देखिए, 2004 में चरना आइलैंड जो है ना वो आया था ना मदराम पर। उसके बाद लोग वहाँ गए, उस टाइम तो वहाँ पे सहूलतें बहुत ज़्यादा कम थी। आहिस्ता आहिस्ता हट्स बनना शुरू हुए, बाकी सहूलतें यहाँ पर हो गई। अब तो रोड भी काफ़ी अच्छी बन गई है और कुछ एजेंसियाँ भी लेके जाती हैं ना यहाँ से पैकेज पूरा बना के। आप उनके साथ मर्ज भी हो जाएं तो वो आपको A to Z चीज़ें मैनेज करके देती हैं, तो आपको अपनी परेशानी नहीं होती है। अच्छा, जिस तरीके से दानिश हम लोग देख रहे हैं, अगर हम हमारे पास जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास सैटरडे संडे है, फ्राइडे सैटरडे संडे, ये उन लोगों के लिए आसानी है जो लाहौर इस्लामाबाद में रहते हैं, ज़रा वो नॉर्दर्न चले जाते हैं। कराची वालों के लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें बाहर के ममालिक की, तो हम देखते हैं कि लोग छोटी छोटी अपनी पिकनिक्स प्लान करते हैं कि लोगों ने अपना तमाम तर खाना लिया, सामान लिया, लोग अपना ही चीज़ लेकर जाते हैं कहीं किसी अच्छे स्पॉट पर, किसी अच्छे पार्क में लोग जाते हैं और एक अच्छा अपना सुबह का नाश्ता कर लेते हैं वहाँ जाके, या शाम तक वहाँ पर होते हैं, वहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ भी होती हैं। तो उस तरीके से पाकिस्तान में ये कल्चर नहीं है छोटी छोटी पिकनिक्स का। पाकिस्तान में कल्चर तो नहीं है, लेकिन अभी एक आध पॉइंट्स कराची में ऐसे बने हैं, जैसे कि आप मनोड़ा बीच ले लें। अगर आपके पास संडे का टाइम है, आप सुबह अर्ली मॉर्निंग 6, साढ़े 6, 7 बजे निकलें कि माली साहब बोटिंग करके आप जाएं मनोड़ा।
बहुत अच्छा खूबसूरत साहिल उन्होंने बनाया है, साफ़ सुथरा साहिल। आप शाम तक वहाँ टाइम स्पेंड करें, अपना पूरा सामान ले जाएं, खाने पीने का पिकनिक पॉइंट है, शाम तक वापसी आ जाएं आप। और साहिल समंदर के इर्द गिर्द भी हम लोग देखते हैं कि लोग जा रहे होते हैं, जैसे लोग अपनी शादियों के सेटअप्स लग रहे होते हैं, अब तो अब बर्थडेज के सेटअप लग रहे होते हैं, तो वहीं पर पिकनिक छोटी छोटी लोग फैमिली, आपको बेसिकली करना क्या होता है, क्योंकि आपका एक लॉन्ग वीकेंड होता है, लॉन्ग वर्किंग आपके कह लें डेज होते हैं, तो आपके पास जब वीकेंड आता है तो आपकी कोशिश होती है कि आप अपनी फैमिली को टाइम ज़्यादा दें। तो उसमें ये अच्छी चीज़ होती है कि एक तो आपका पीस ऑफ माइंड भी होता है, साथ ही साथ आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर से लेकर खाना खा रहे हो और बाद में पूरा जो हफ्ता है वो आप बीमार पड़े हुए हो, घर से खाना बनाकर लेकर जाना आजकल तो बहुत आम भी है। अच्छा, ये एक चीज़ दानिश मुझे बताइएगा, क्योंकि हम जैसे अक्सर बात कर रहे होते हैं, लोग जो अपने वीकेंड को एंजॉय करने का जो उनके पास एक ही सोर्स जो वो समझते हैं, दैट इज़ ट्रैवलिंग। लेकिन और भी तो बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे आप एंजॉय कर सकते हैं, अपने वीकेंड में रिलैक्स हो सकते हैं। कुछ लोग पेंटिंग करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो बैठ के कोई सीरीज़ देख रहे होते हैं, कुछ लोग खाने बना रहे होते हैं। तो ये वाले कल्चर्स, तो इस तरह के कोई स्पॉट्स कराची में मौजूद हैं? क्योंकि अभी मैंने देखा था कि कराची में एक कैफ़े खुला है जहाँ पर आप खाना भी इंजॉय कर सकते हैं, साथ में आप पेंटिंग भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें, इनोवेटिव क्रिएटिव चीज़ें कराची में उस तरीके से नहीं हैं। देखिए, जो लोग आउटिंग करना नहीं चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि इंडोर्स में सब चीज़ें हो जाएँ, तो उसमें भी कराची में कुछ पॉइंट्स हैं लाइक डेट अरीना, आप वहाँ जाएँ, ब्रंच करें, इंडोर्स गेम्स खेलें और बाकी आप टाइम स्पेंड करें, कुछ चीज़ें यहाँ पर वो मैनेज करें। आप अगर आप आउटिंग करना चाह रहे हैं तो फिर आपके पास बहुत सारे बीच भी हैं, वहाँ जाएं। और अगर आप 2 दिन के लिए टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं तो फिर मैं आपको ये दूंगा मशवरा कि सैटरडे और संडे आप कुंड मलिर चले जाएँ, वहाँ पर आप जाके कैंपिंग करें अगर आप कैंपिंग का शौक़ है तो। वो एक बहुत अच्छा पॉइंट है, साफ़ सुथरा और मतलब के फैमिली पॉइंट। अच्छा, जैसे हम बात करें अभी कि चरना आइलैंड हो गया, कोयटा एक आपके पास बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि कोयटा उस तरीके से एक्सप्लोर अभी नहीं हुआ। गवादर की बात कर ली जाए, गवादर में बहुत खूबसूरत बीचेस हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक उस तरीके से हम जा नहीं पाते हैं, या हम इतने कंफर्टेबल नहीं होते जाने में। तो अगर गवादर का स्पॉट खुलता है तो ये बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। साथ ही साथ गोरख हिल एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पर लोग कह रहे होते हैं ये कराची का मरी है, ये सिंध का मरी है। तो मुझे बताएं गोरख हिल के बारे में, काफ़ी लोगों की चीज़ें भी हैं जो वो क्लियर आउट करना चाहते हैं। एक तो रास्ता कैसा है, दूसरा क्या वाकई वहाँ पर जो है मौसम अच्छा है, तीसरा वहाँ पर हट्स मौजूद है, क्योंकि लोग कहते हैं कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है। गोरख हिल में ये है कि रास्ता बहुत दुश्वार है, ऑफ रोड है, तकरीबन 4 घंटे का, वहाँ पर 3 घंटे का 4 घंटे का ऑफ रोड है। गाड़ी में थोड़ा मसला होता है, ठीक है। आप वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर इतने ज़्यादा अभी तक पॉइंट्स नहीं है, हट्स वगैरह नहीं है, खाने पीने का मसला होता है। और एक ठंडी जगह है, आप टॉप पर है, काफ़ी मतलब के थोड़ा सा अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है, खूबसूरत जगह है, मौसम अच्छा है, मौसम बड़ा खूबसूरत होता है गोरख हिल में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से जो हमारे सैरो सियाहत के मकामात जो हैं, या जो सकाफ़त के मामला जो हैं, जो हमारे वज़ीर देख रहे होते हैं, मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी, उनका कहना ये था कि बहुत ज़्यादा काम हो रहा है इस पर, एंड वी वांट मोर। क्योंकि कराची शहर की अगर बात की जाए तो उस तरीके से स्पॉट्स मौजूद नहीं है जिस तरीके से स्पॉट्स हों, ताकि कराची वालों को भी थोड़ा पीस ऑफ माइंड मिल सके। अदनान दानिश हमारे साथ मौजूद थे, जो हमें बता रहे थे कि हम कहाँ पर ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सिटी 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद, जहाँ पर हम बहुत सारी खबरें शामिल कर रहे हैं। वहाँ पर ही हमने देखा कि कल हमें जो है वो एक कामयाबी मिली खेल के मैदान से। 3 साल 8 महीने 10 दिन बाद पाकिस्तान टेस्ट मैच जीता अपने होम ग्राउंड में, जो कि एक बहुत ही बड़ा, काफ़ी अरसे बाद आप कह लें कि एक अच्छी खुशी की खबर थी। हम देख रहे हैं कि मुल्तान में जो है टेस्ट मैचेस जारी हैं, जिसका दूसरा टेस्ट था, उसमें पाकिस्तान ने इंग्लैंड को फाइनली शिकस्त दे दी है। दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 152 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में 1-1 से बराबर कर दी है। मुल्तान में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच का नतीजा चौथे रोज़ ही आ गया। दूसरी इनिंग्स में इंग्लिश टीम के लिए पाकिस्तान के सिर्फ 2 स्पिन बॉलर्स ही काफ़ी साबित हुए। रन्स के हदफ के ताक़ुब में इंग्लैंड की टीम 144 रन बनाकर आउट हो गई। 297 नोमान अली ने 8 और साजिद खान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इसी पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं तौसीफ अहमद, जो कि फॉर्मर पाकिस्तान टेस्ट प्लेयर भी हैं, कोच एंड
एनालिस्ट भी हैं, इनको कहते हैं खुशामदीद। तौसीफ साहब, वेलकम टू द शो। तौसीफ साहब, मुझे बताइएगा, इतना अरसा लग गया हमें कामयाबी हासिल करते करते, ये जो मैच हुआ है और इसमें जो हमारे दो स्पिनर्स जिन्होंने जो बड़े नुमायाँ होकर सामने आए हैं, कैसे देखते हैं इनको? जी हाँ, बड़ी अच्छी खुशाइन बात है एक तो कि पाकिस्तान इतने टाइम बाद जीता, लेकिन कुछ मुश्किल हालात थे। हमने ख़ुद भी देखा कि हम कंट्रोवर्सीज़ में ज़्यादा थे बजाय खेल के। उसमें अमेरिका से हारे, इधर उधर, फिर प्लेयर्स की कुछ इश्यूज ऐसे सामने आए और उसका नतीजा बजाय हमें खेल में अच्छा करने के दूसरी चीज़ों में हम काफ़ी गए और उस पर काफ़ी क्रिटिसाइज़ हुआ। तो मेरा ख्याल है कि देर आए दुरुस्त आए। ये टाइम के बारे में सोचा जिसने, मैं समझता हूँ इसमें क्रेडिट आकिब जावेद को ज़्यादा मैं दूंगा कि इसलिए कि 1980 से मैं खेला हूँ और 93 तक, और बड़े बड़े जो है वो प्लेयर्स सारे थे उस वक्त मौजूद। लेकिन स्ट्रेटजी एक बनती थी कि हमें कोई भी बाहर से टीम आ रही है उसको हमें किस तरह ग्रैब करना है, और ग्रैब करते थे। हमारे पास वसीम अकरम से लेके खान साहब और उसके अलावा भी हमारे पास बड़े फास्ट बॉलर्स भी होते थे। तो वो एक स्ट्रेटजी बनती थी और हमारा स्पिन अटैक जो था वो इकबाल कासिम साहब, माई सेल्फ और अब्दुल कादिर साहब जो थे वो इसमें होते थे, और हम ये गोरों को कम से कम हम यहाँ पर खेलने भी नहीं देते थे। तो कुछ ऐसा हो गया कि प्लेयरों के हाथ में ज़्यादा चला गया ये कुछ सालों से। प्लेयरों के, हालांकि मैं 4 चेयरमैनों के उसमें रहा हूँ, सिलेक्शन कमेटी रहा हूँ, डोमिनेट कर रहे हैं, इसलिए प्लेयरों को मौका ही नहीं देते। ऐसा भी हुआ कि उनको हम बार बार कहते थे कि भाई कुछ नए प्लेयर, डोमेस्टिक के प्लेयर जो है चेक कर लो, कोई तैयार नहीं होता था इनमें से बड़े बड़े ये जितने ग्रेट प्लेयर। बट जो है वो मेरा ख्याल है और हमारे लिए नुकसान हुआ है, और अब देर आए दुरुस्त आए। इस पर थोड़ा सा जाहिर है नकवी साहब तो हैं, बट जो राय देने वाले जो असिस्टेंट या मैं उन्हें जो लोगों को वो लेके आए उन पे थोड़ा सा उनकी बैकग्राउंड को देखना पड़ेगा नकवी साहब को। सच्ची बात है, विक्ट्रीज तो अपनी जगह, बट जितने ये अभी तो विक्ट्री की बात है, इसलिए मुझे कहते हुए चीज़ों को अच्छा नहीं लग रहा, बट उनको देखना पड़ेंगी चीज़ें कि मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो क्या हैं, और दूसरे ये ट्रेंटेड तो नहीं, क्योंकि मोस्टली ट्रेंटेड हैं ये। अगर आप उसको निकाल के मोस्टली ट्रेंटेड हैं, इनका माजी उठा के देखिए। मैं बहुत कम इस तरह की बातें करता हूँ, मतलब हमने सर्व किया है मुल्क को और अच्छा सर्व किया और दुनिया में। जैसे आप बात करें ना कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी काफ़ी अरसे से रहे हैं जो कि डोमिनेट करते रहे हैं, सिलेक्शन कमेटीज़ के फैसलों पर नज़रअंदाज होते रहे हैं, उनके फैसले। कौन से प्लेयर्स हैं वो जो आपको लगता है कि टीम में नए खिलाड़ियों को बर्दाश्त नहीं करते? देखिए, इसमें मोस्टली पहले तो कप्तानी डेफिनेटली इसमें है कि वो जाहिर है हम अपने टाइम में एक ही आदमी होता था। अब वो मैं ऐसे चैनल पे बैठा हूँ, पता नहीं नाम मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो डोमिनेट करता था और वो एक ही आदमी था, सेलेक्टर भी वही था, सब कुछ वो था, और उनकी क्रिकेटिंग उसमें, मुझे बाकी चीज़ों से मैं नहीं, तो वो एक ही डिसीजन लेता था। और हमने ऑनेस्टली बताऊं कि विक्ट्रीज भी उसी टाइम में हमने लेना शुरू की, बट सम टाइम वो बहुत ज़्यादा लोगों पे, जैसे मंसूर अख्तर एक हमारे प्लेयर थे, वो इतना एतबार उस पर इतना एतबार करते थे कि वो चल के ही नहीं दिया। मगर वो प्लेयर अच्छा था, चूँकि मेरे यूबीएल का प्लेयर था, यूबीएल से मैं खेलता, तो वो, लेकिन एक डिसीजन मेकर जो डिसीजन ले सके किसी चीज़ का, वो हमारे एरा में था। बट अभी प्लेयरों के हाथ में सब कुछ चला गया था, वो चाहते ही नहीं थे। हमारे हमेशा जो सेलेक्टर और कैप्टन और कोच, हम हमेशा से कैप्टन को फर्स्ट करते हैं कि भाई बताओ क्या लेना है। लेकिन अगर हम तौसीफ साहब देखें, अगर हम अपनी सिलेक्शन कमेटी की बात करें, आप अगर हम पहले टेस्ट की बात करें तो वहाँ पर एक भी स्पिनर मौजूद नहीं था, एक भी स्पिनर को हमने नहीं खिलाया। दूसरे में हमने सारे स्पिनर डाल लिए, हम मैच जीत गए। तो मुझे बताएं, ये क्या स्ट्रैटेजी होती है, ये क्या सिलेक्शन होती है? मैंने आपसे पहले कहा कि हम हमेशा यहाँ पे पकड़े। मैंने वो जो आपको
निशानदेही की है ना कुछ चीज़ों को, ये चाहते ही नहीं है। इसमें कुछ ऐसे लोग हैं, मैं नाम लेने में मुझे कोई आर नहीं है। सकलैन साहब कई जगहों पे आए हैं, बेस्ट स्पिनर थे अपने टाइम के स्पिनर। मुझे ऐसा लगा जैसे वो उनका कोई रिकॉर्ड तोड़ने चाहे। मैंने खुद उनको कहा कि आप स्पिनर्स को देखें यहाँ पे कौन है, यूँ कि मैं भी वही कैटेगरी का हूँ जो साजिद खान ने किया। और मैं डोमेस्टिक में इतना इन्वॉल्व था कि वो ये हैदराबाद में मैं हेड कोच था, ये नुमान वहीं के हैं। और हमारे एक चीज़ समझ से बाहर है, अगर बंदा फिट है तो एज क्या देख रहे हो उसके। मैं 25 ओवर ग्राउंड के अंदर करता हूँ, पूरा दिन उसमें रहता हूँ फील्ड में, आई एम फिट। फिर क्या है वही। अब मैं एक चीज़ ख़राब नहीं है नकवी साहब, मैं आपके लिए कहूँगा एक चीज़ ख़राब नहीं है, इनमें ट्रेनर ये वो सब मिली भगतों से जाते हैं सारे और ये काम करते हैं। गिरा जिसको गिराना होता है उसको गिरा देते हैं। मैं तो इतना इन्वॉल्व रहा हूँ कि 8-10 साल सब गिरा देते हैं। मतलब आई मीन ये सब चेक करना पड़ेगा। और अच्छा, अगर जिस तरीके से तौसीफ साहब, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, अगर हम सेकंड टेस्ट मैच की बात करें, नौमान की परफॉर्मेंस, साजिद की परफॉर्मेंस की बात करें, तो इनके ज़रा बैकग्राउंड के बारे में बताइएगा कि कब से हैं, क्या आगे चलकर अब जिस तरीके से इन्होंने अपने मतलब आप कह लें ना कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाई है, तो आगे कितने % चांसेस हैं इनके, क्या होगा? क्योंकि हमने जितने बड़े प्लेयर्स इस दफ़ा ड्रॉप हुए सेकेंड टेस्ट में, बड़े बड़े नाम थे, तीनों ड्रॉप, उसके बावजूद हम मैच जीत गए। अब सोशल मीडिया पर भी काफ़ी लोग इस पर बात भी कर रहे हैं कि निकालने के बाद हम फाइनली मैच जीत गए। तो मुझे बताएं कि उनकी जगह पर कितना ये असरअंदाज होगा कि उनकी जगह कोई और लेने की कोशिश कर रहा है। देखिए उनकी अहमियत हम नहीं कर सकते, इसलिए कि शाहीन की बात कर लें, नसीम की बात कर लें, ग्रेट बाबर की बात कर लें, प्रेशर जो था ना वो हमारे नया बैट्समैन जो आया उसने 100 किए, उस पर बहुत प्रेशर था कि उसने इस ऐसे ग्रेट प्लेयर की जो है वो जगह ली थी कि हम मतलब उसको वो भी अंदर से तो होगा बट उसका टेम्परामेंट मैंने देखा। कहने का मतलब ये है कोई भी हो, अगर आपके बेंच पे 2 आदमी बाहर आप जैसे ही बैठे हो, मेरे जैसे बैठे हो, मेरी कैटेगरी का एक आदमी और बैठा हो तो उसको फिक्र होती है यार अगर मैंने कुछ नहीं किया ना तो ये अंदर आ जाएगा, रिप्लेसमेंट है। इससे घबराते हैं हमारे यहाँ बहुत लोग घबराते हैं, पता नहीं क्यों इनसिक्योर लगते हैं। इनसिक्योर होना नहीं चाहिए। ये मुल्क की टीम है, आप दुनिया की टीम में उठा के देख लें, उसमें बैकअप उनका पीछे बैठा होता है और कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। सिलेक्शन के उससे लेके क्या क्या मैं आप बात करूँ, मतलब मुझे आई मीन अफसोस होता है। ये कहते हैं मैं बहुत खामोश रहता था। पूरी दुनिया जिस मुल्क ने हमें दिया पूरी दुनिया इसको देखती है। कितनी क्रिटिसाइज हो रहा है, किस किस्म की बातें हो रही हैं, ये सही बातें हैं सारी। मगर मैं इसलिए नहीं कहता था कि मेरी मुल्क की बदनामी होगी। ये कोई जज्बाती बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। जो फैक्चुअल बातें हैं वो हुई हैं और आहिस्ता आहिस्ता होती भी हैं, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस काफ़ी टाइम से रही है उसने काफ़ी ज़्यादा सवालात उठा दिए हैं। प्रोग्राम में मज़ीद भी बात करेंगे, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सिटी 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। बात हम कह रहे हैं टेस्ट क्रिकेट मैच की जो कि हुआ मुल्तान में और पाकिस्तान को जो है वो कामयाबी मिली। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तौसीफ से हम बात कर रहे हैं। तौसीफ साहब मुझे बताइएगा, जैसे हम बात कर रहे हैं बड़े बड़े प्लेयर्स की, बाबर आजम की अगर हम बात करें, बाबर आजम की एक मैसिव फॉलोइंग है और एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन वो रहे हैं। अब मुझे बताइएगा कि परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही उनसे, ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, ऊपर से जिस तरीके का क्रिटिसिज्म का सामना उनको करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं? देखिए बैट पैच हर किसी पे आता है। मैं एक ग्रेट प्लेयर की से बात करूं, जावेद मियांदाद साहब एक टाइम में थे, इज़ ए ग्रेट प्लेयर और मेरे ख्याल यहाँ से भी बहुत तगड़े थे, जो आजकल प्लेयर नहीं है। उन पे जब वक्त ख़राब थोड़ा सा आता था ना, लेकिन जब वो आउट होते थे ना, फेल भी हो रहे हैं, आउट भी होते थे ना, तो उस वक्त भी कमेंटेटर कहता था कि एक बहुत बड़ी विकेट हमने ले ली, बहुत, जबकि वो फेल हो रहे थे। तो ये एक कॉन्फिडेंस, ये एक प्लेयर का इमेज होता है। तो उस लिहाज से मैं कहूँ ये अभी मैं सच बताऊँ आपके, हम अपने मुल्क के लिए, बल्कि आपके पास कोई बहुत बड़े हीरो नहीं है। दैट टाइम इन
बिग हीरोज। अभी आपके पास हीरो नहीं है। बाबर इज़ ग्रेट प्लेयर, वो फिर वापस आ जाएगा, मुझे पता है। नो, अभी तो आप जब बाहर टूर करेंगे वैसे भी ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ टेक्निकल बातें करनी चाहिए ना, वहाँ ज़रूर करनी चाहिए। देखिए 2020 में उनका स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है, हमारी प्रॉब्लम होती है। 20 ओवर के मैच में आपका स्ट्राइक रेट ठीक ना हो, दुनिया पता नहीं किधर से किधर चली गई है और आपका स्ट्राइक रेट वहीं का बढ़ रहा है। इट मीन्स कि आप अपना परफॉर्म कर रहे हैं। मैं बाबर की नहीं, औरों की भी बात कर रहा हूँ। तो ये आपका होना चाहिए, तो वो नहीं था आपने। तो मैं अगर बाबर रन्स कर रहा है, वो हर मैच में रन कर रहा था, और मैं ये कहूँ कि नहीं, ठीक नहीं है, इसलिए कि 50-55 का स्ट्राइक रेट है। 20 में 50-55 का स्ट्राइक या 70 का स्ट्राइक, आप अब तक रन करके आते हैं मैच नहीं जितवाते तो नथिंग, आप बेकार है बिल्कुल। इन्हीं के लिए नहीं, औरों के लिए भी, सब अपने लिए अगर खेलते हैं तो कुछ 120 रन क्रिकेट में सब कुछ होता है। आप हार गए उससे, अमेरिका से हार गए, आप इंडिया से हार गए, बहुत बड़ी बांग्लादेश से हम सीरीज हार गए। बांग्लादेश, आई मीन दूसरों ने अपने आप को इस टाइम में चेंज किया सारा कुछ। इंग्लैंड जो था कभी भी क्रॉस क्रिकेट को, आपको पता ही होगा कि वो क्रॉस क्रिकेट को पसंद ही नहीं करता था। वो तो उनकी ईजाद उनकी है ये, तो वो कहते थे भाई स्ट्रेट खेलो, सामने खेलो, मिड ऑन मिड ऑफ पे खेलो। हम ये कौन सी शॉटें मार रहे हो, बल्कि हमारे जो लीग के लड़के जाते थे खेलने, वो ऑलमोस्ट बहुत गालियाँ देते थे कि भाई ये कौन सी क्रिकेट खेलो। लेकिन उसके बाद वक्त के साथ उन्होंने चेंज किया। अभी सिवाय उल्टे शॉट के वो कुछ मार ही नहीं रहे हो, हारने का नतीजा भी उनका यही है। अरे भाई सीधा ही खेल लो जो आप किसी टाइम में। बट हम उससे बहुत लैग कर रहे हैं, बहुत पीछे हैं। इस बिकॉज ऑफ टैलेंट हमारे पास जब तक आप चेक नहीं करेंगे। अब ये जो गुलाम अभी आए हैं हमारे उसमें, जिसने 100 रन किए, तो कॉन्फिडेंस है ना। आप जब चांस ही नहीं देंगे, मैं आप कितनी दफ़ा इनको कहा कि यार जिम्बाब्वे टीम आ रही है, तुम चेंज करो, किसी को नहीं भाई हमने खेलना। यार ये क्या, व्हाट इज दिस, मतलब आई मीन देखिए, मैं इसीलिए ऐसी जगह पे बैठा हूँ कि वहाँ ये चीज़ें जानी चाहिए, और गई होंगी, ऐसा नहीं है, वो तो जाहिर है बहुत ही। आप मुझे एक बात बताइए, अगर टेक्निकल लोग समझते हैं, सईद अजमल इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उसमें। सईद अजमल बैंड क्यों हुए थे? इसलिए बैंड हुए थे कि उनकी चकिंग का प्रॉब्लम था। फिर आपने बॉलिंग कोच रखा हुआ है, हाउ कैन यार, किस तरह आप रख सकते हैं? मतलब मैं उनके अगेंस्ट नहीं, उन्होंने दुनिया के बड़े कारनामे अंजाम, बट उनको बाहर जो किया गया है वो चकिंग एक्शन पे किया है। तो आपका बच्चे को वो क्या चकिंग एक्शन बताएंगे? ये पैसा देना है तो वैसे घर पे दे दें, पहुंचा दें सबके। वकार यूनुस क्या 4 बार नहीं आए? 4 बार आए। सकलैन नहीं आए क्या? सब आते हैं। ये वो एक साइबर एक परिंदा आता है किसी मौसम के टाइम, साइबर ये वो हैं, आएंगे, माल पकड़ा, चलो, कुछ नहीं, सब बैठे। अच्छा तौसीफ साहब, जिस तरीके से हम लोग वैसे भी नॉर्मली बात करते रहते हैं कि जितने भी आपके बड़े प्लेयर्स होते हैं या जिनके पास अभी खेलने का मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, टेस्ट जो क्रिकेट होती है उससे वो रिटायरमेंट का ऐलान कर देते हैं बहुत जल्दी कि हम टेस्ट क्रिकेट से वो पीछे हो जाते हैं। और नॉर्मली कहा यह जाता है कि जो टेस्ट क्रिकेट का प्लेयर है जो खेलता है वो ज़रा फॉर्म में रहता है। अब ये बताएं, ये कौन सा ट्रेंड पाकिस्तान में स्टार्ट हो गया? ट्रेंड हमने खुद किया है, और ऑनेस्टली अभी तो बोर्ड तो अभी चेंज हुआ, मैं कह चुका था कई बार कि इन प्लेयरों पे मत जाइए। 20 ओवर 2 से 2.25 घंटे में 40 ओवर खत्म हुए, लंबा पैसा मिला। जवान से जवान लड़का हमारा जो है वो कहता है 20 खेलूंगा क्योंकि माल बहुत मिल रहा है। खेलना ही नहीं चाहता, टेम्परामेंट वाली क्रिकेट नहीं खेलना चाहता। ये दुनिया में हो गया। थोड़ा सा हमें इन पे फिर सोने पे सुहागा, हमने अंडर 19 को भी उसी लाइन पे लगा दी। नो, मतलब जो आपके आने वाले प्लेयर्स हैं वो भी इसी राह पर चल गए हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, उनसे जरा बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं फरीद बात करूं कराची से। कौन बात? आप लोग खैरियत? फरीद कराची से बात कर रहा हूं। जी फरीद साहब बोलिएगा। जी आप लोग ठीक है? तौसीफ भाई ठीक है? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरा एक सवाल था जो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि टीम में लॉबी चल रही है। कोई 2-3 जो बड़े प्लेयर होते हैं कहते हैं कि उनकी लॉबी है, वो अपने फेवरेट लड़के लेकर आते हैं।
तो इसमें कितनी सदाकत है। दूसरी बात अगर ऐसा है तो फिर हमारी मैनेजमेंट, हमारी समिति, हमारे क्या कहते हैं और दूसरे कोचेज वगैरह वो क्या कर रहे हैं। और दूसरा सवाल मेरा तौसीफ भाई से ये था कि जैसे हमारे बैट्समैन हैं, बहुत सारे बैट्समैन हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। जैसे अभी कामरान गुलाम आया है, जैसे डेब्यू में 100 कर दिया। ऐसे पीछे भी बड़ी तारीख गुजरी है कि हमारे प्लेयर आए, अली नकवी आए और भी आए, इस तरह के प्लेयर जो आए तो डेब्यू में 100 किए, उसके बाद तो नजर ही नहीं आए। तो ऐसा क्या कि इनके खिलाफ, इनके खिलाफ कह रहा हूँ, सॉरी, इनके लिए ऐसी प्लानिंग नहीं होती कि इसको अपनी जो परफॉर्मेंस है इसको तसलसल के साथ जारी नहीं रख पाते। क्या वजह होती है? क्या भाई लॉबिंग जो होती है वो इनके खिलाफ काम कर रही है, इसी वजह से बेचारे अपनी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं कर पाते, या क्या होता है? तौसीफ भाई मुझे जवाब चाहिए इसका। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। फरीद हमारे साथ मौजूद थे कराची से। तौसीफ साहब बताइएगा कि ये जो लॉबी बहुत ज़्यादा हम लोग सुन रहे हैं कि लॉबी का चक्कर है, जो बड़े आपके बड़े स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स होते हैं उनकी लॉबिंग होती है, उनके फेवरेट क्रिकेटर्स होते हैं जिनको बार बार टीम में शामिल किया जाता है, चाहे उनकी परफॉर्मेंस है या ना है या नहीं है। ऐसा होता है वाकई? और जो नए प्लेयर्स हमारी टीम में शामिल होते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं लेकिन फिर वो अचानक समंदर से गायब हो जाते हैं। इस एरा में तो काफ़ी कुछ देखने में आया है ये। और अभी तक देखिए हमारे पास इस वक्त बंच जो है ना, नॉट मोर देन 30 प्लेयर्स। अभी कहा गया था, नकवी साहब ने कहा था कि मैं 150 प्लेयर हमने उन्होंने किसी और पे छोड़ा हुआ है। वो जो साथ है ना कि भाई तुम लोग क्रिकेट को जानते हो, तुम देखो, पता उन्हें सब होगा ऐसा नहीं है। बट एक चीज़ जाहिर है वो मुझे देते हैं कि भाई पाकिस्तान के लिए खेला है तो क्यों ना इनको दिया जाए। मगर अगर गलत चीज़ें वो करना शुरू कर दें तो उनका कुछ और थोड़ी है। तो आई मीन लॉबी का जो है, ये लॉबी इस एरा में थे, हमारे टाइम में लॉबी का नहीं था। हमारे पास तो जगही प्लेयरों की नहीं बनती। शायद एक आध दो पे मैंने मंसूर अख्तर की बात की कि वो भी एक ग्रेट प्लेयर था, बट उसको बहुत ज़्यादा खिलाया गया कि उसमें टैलेंट है, उसने एक किसी का पसंदीदा ज़रूर होता है। अगर वो रन्स ना करे तो आप कैसे उसको वो कर सकते हैं? 2 मैच होंगे, 4 मैच, अभी भी निकालने नहीं है, मैं उसको रेस्ट का वो कहता हूँ कि रेस्ट कर रहा। बाबर ग्रेट प्लेयर परफॉर्म कर रहा था सर, नहीं 12 इनिंग हुई, भाई दूसरे को ट्राई कर लो। प्रॉब्लम यही है कि आप ट्राई नहीं करते। हमारे टाइम में तो इतना नहीं था, लेकिन अभी आप तैयारी नहीं होते किसी लड़के को खिलाने के लिए, नए लड़के को। अच्छा तौसीफ साहब, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरीके से अभी की हम एरा की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अक्सर ये बात की जाती है, अक्सर हर मैच के बाद ये बात की जाती है कि ये कैप्टनसी की जंग है, ये कैप्टनसी की जंग है। हमने बड़े बड़े प्लेयर्स देखे जिन्होंने कैप्टनसी छोड़ी, एक स्टेप पीछे हुए, अपनी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर की और उसके बाद दोबारा से परफॉर्मेंस करके भी दिखाई टीम में। तो ये जो कैप्टनसी की जंग है, आपको वाकई ऐसा लगता है कि कैप्टनसी की ही जंग है? और अगर ये जंग है तो कौन कौन इस जंग में शामिल है? देखिए, एक तो ये कांटों की सेज होती है ना, जंजाल है ये। अगर आपके प्लेयर आपका साथ ना दें तो ये तो आपके लिए मुसीबत ही खड़ी है। और जो अभी थोड़े अरसे पहले यही हो रहा था कि 4 इधर 4 इधर नज़र आ रहा है। लोग अब कह रहे हैं तो मुझे कहने में कोई वो नहीं है। मुझे अफसोस ये होता है कि बाहर के लोग बात कर रहे हैं कि आप में ये है जी, $25 दे के वो वहाँ पर डिनर अरेंज हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। मतलब आई मीन ये क्रिकेट बोर्ड का काम है। क्रिकेट बोर्ड को इसमें जो उन्होंने सवाल किया, क्रिकेट बोर्ड अटैक नहीं करता, पकड़े और आ जाएंगे प्लेयर, लेकिन डरते ही हैं कि भाई सिलेक्टर, हम डरते हैं कि यार अगर हमारी टीम हार गई ना तो हम तो बाहर हो जाएंगे। हम खुद नहीं लग रहा है हमें, भाई हमें कॉन्फिडेंस तो इतना दिया जाए कि हम जैसे अभी आन के कॉन्फिडेंस लिया है जो भी है। अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुंह पे सारे अच्छे हैं, इनको एक साथ बिठा देंगे ना, हर किसी में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम है ही है। मैं आपको ऑनेस्टली बता, कौन सारे अच्छे हैं वो? सभी हैं। अभी पुराने प्लेयरों में भी बात कर रहे हैं सर, पुराने प्लेयरों में भी अभी भी प्लेयर हैं। फिर आपकी जो मैनेजमेंट होती है वो भी एंगलिंग करती है, वो डेफिनेटली एंगलिंग करती है और दुआ कर सकते हैं बैठ। अच्छा तौसीफ साहब, अगर हम जैसे देखें, आपको लगता है कि जीत का तसलसल हम बरकरार रख पाएंगे अगर हम इसी तरीके से चेंजेस करते रहें? आगे हम देख रहे हैं कि PSL भी आ रहा है, PSL में हमारे पास बहुत एक ये कह लें कि वहाँ से भी हमें 2-3 अच्छे जो हैं वो प्लेयर्स मिल जाते हैं हर साल। तो आपको लगता है कि अगर टीम में चेंजेस होती रहें या कहाँ पर चीज़ें बेहतर हों तो एक अच्छी टीम हम दोबारा से बना सकते हैं जिस तरीके से हमारी एक टीम बनी हुई थी? देखिए, एक तो सच्ची बात बोलूँ, ये
करने के बाद ना मुझे जॉब की वो है ना कुछ है। मुझे मैं एबिलिटी है, मुझे क्रिकेट बोर्ड बुलाता है, कई सालों से मैं क्रिकेट बोर्ड में हूँ, अभी नहीं हूँ, कोई बात नहीं, फिर होगा मौका, फिर हो जाएगा। लेकिन ऑनेस्ट लोग रखें, ऑनेस्ट नहीं है, ये तबाही है इस मुल्क में, तबाही है इस खेल की, और हो गई ये तबाही। अभी क्या रह गया है? कुछ भी नहीं है, सब तबाह है। ये एक मैच जीतने से आप थोड़ी कुछ करेंगे। ग्रेट, जिसने भी डिसीजन लिया, बिल्कुल। ये उन लोगों को देखें जो बैठे हैं और ट्रेंटेड लोग हैं। सकलैन मुश्ताक साहब, ये जो साजिद खान है ना, ये आपको अभी मैं वो बात बता रहा हूँ, ये सबको अनफिट कह के घर भेज दिया था। ये 3-4 लोगों को अनफिट कह के भेज दिया था। एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे हिदायत महमूद, साजिद खान को फिट नहीं है जी, इतना ये नहीं कर सके, इसको क्वालिफाई नहीं कर सके, घर भेज दिया। वो एयरपोर्ट पे बैठे हैं। मैंने फ़ोन पे पूछा, मैंने कहा क्या? बोले वो डिपार्टमेंट का मैनेजर। मैंने क्या हुआ? बोले वो कह रहे हैं उसमें फेल हो गए। और फिर जब हुआ, आप इधर लाहौर जा रहे था, वो कह रहे नहीं मुल्तान की फ़्लाइट ले लें, बुला लिया। क्या मतलब, आई मीन एक आदमी ने आन के आपको सबको फ्लैश कर दिया। आकिब जावेद, उसने आन के डिसीजन लिया, ये जो भी लिया है। बाकी इनमें तो किसी में हिम्मत ही नहीं थी। वो अजहर महमूद बैठे हैं, वो अगेंस्ट बयान दे रहे हैं इसी टेस्ट मैच से पहले, हमारे पास उस पाए के स्पिनर ही नहीं है, तो हम कैसे करें, हमारे पास फला नहीं है, फला नहीं है, पुरानी बातें। ओ भाई मेरे, तुम किस टाइप के हो? तुम्हें गलत है जो भी तुम्हारे ऊपर से लेके आया है ना, तुम्हें, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ठीक है? आते आप ऊपर से ही हो, आप में यहाँ कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और ये भी मैं बताऊँ, मैं जब सिलेक्टर था तो मैंने पूछा, वो बॉलिंग कोच थे, श्रीलंका के खिलाफ, श्रीलंका 3 स्पिनर खिला रहा है, आपने 4 फास्ट बॉलर डाल दिए वहाँ पर, मैच हार गए। वो वापस आए, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार अजहर महमूद साहब अभी असिस्टेंट कोच हैं, सारा वैसे उनका ही मशवरा चल रहा है, गिलस्पी को वही दे रहे हैं सारे लाइनें। तो कहने लगा, मैंने कहा तुमने यार तुम क्या कर रहे हो, तुम वहाँ स्पिन, मैं भी शारजा में इतने साल रहा हूँ, वहाँ सब ऐसे ही है, वहाँ 4 फास्ट बॉलर का क्या काम? कहने लगे मुझसे पूछते ही नहीं है, तो क्या आप नोट लेने के लिए बैठे हुए हो? आप क्यों नहीं इन्वॉल्व होते कि यार ये 3 फास्ट बॉलर, आप तो बॉलिंग कोच हो। ठीक ये है सब आपको एक बात बताऊं, वही मैंने जो बताया ना, बरसाती और वो बात। तौसीफ अहमद साहब फॉर्मर टेस्ट पाकिस्तान टेस्ट प्लेयर हमारे साथ मौजूद थे, जो कि कोच एंड एनालिस्ट भी हैं, और वो तमाम तर सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। काफ़ी नाराज़ भी लग रहा नज़र आ रहे थे हमें कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको बेहतर होने की ज़रूरत है, और दोबारा से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, सब लोग यही चाहते हैं कि फॉर्म में वापस आए और दोबारा से जीत के जो झंडे हैं वो हर मैदान में गाड़े। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सिटी 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएं तो बात करें आज के दिन की, तो इंटरनेशनल इन्फेक्शन प्रिवेंशन वीक मनाया जा रहा है। इन्फेक्शन प्रिवेंशन आवाम को महफूज और सेहतमंद रखने में एक अहम किरदार अदा करते हैं, हमें सेहत की देखभाल से वाबस्ता इन्फेक्शंस और बहुत से दूसरी मुतअद्दी ख़तरात से बचाते हैं। इंटरनेशनल इन्फेक्शन प्रिवेंशन वीक जो 1986 में कायम किया गया था, इसका मकसद हर साल इन्फेक्शन की रोकथाम पर रोशनी डालना है। इसी पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जैद पीरजादो, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से इनका ताल्लुक है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि जिस तरीके से इन्फेक्शंस की तादाद बढ़ रही है और मुख्तलिफ इन्फेक्शंस हो रहे हैं, तो उस हवाले से मुझे बताइएगा कि कौन कौन से क्योंकि हम तो ये मनाते हैं हर साल, लेकिन इन्फेक्शंस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर हम बेसिक्स से शुरू करें कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो दुनिया में ना हर जगह पर मौजूद होते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज़म का जो रोल है वो कायनात में बहुत वास्ट है। ये फील्ड जो है वो, क्योंकि मैं खुद माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है, बहुत डाइवर्सिफाइड है, बहुत वास्ट है। मैं तो बल्कि इस चैनल के ज़रिए अपने जो नौजवान हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी ये गाइड करूँगा
कि इस जो फील्ड है इसमें अगर आप आएंगे तो इसका जो स्कोप है, इसकी जो लिमिट है वो लिमिटलेस है। कैसे? इस तरीके से कि कायनात का शायद ही कोई ऐसा पार्ट हो जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद ना हो। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारी मुराद क्या है? वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, ये 4 मेन ग्रुप्स हैं जो कि कायनात में हर जगह, बॉडी के अंदर भी इंसान के और बॉडी के बाहर भी मौजूद हैं। तो अच्छा, हम सिर्फ शायद उन ऑर्गेनिजम्स को जानते हैं या समझते हैं जो पैथोजेनिक हैं या जो ख़राब हैं, हमें इन्फेक्शंस कॉज करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। कायनात में बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, बल्कि उनकी तादाद ज़्यादा है। लेकिन जैसे आपका ये प्रोग्राम भी है, इसका मकसद भी ज़ाहिर सी बात है यही होगा कि हम अपने आप को एक तो सोसाइटी को अवेयरनेस दें, उसको उन तक ये पैगाम पहुँचाया जाए कि हम किस तरीके से जो बुरे बैक्टीरिया हैं या बुरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे अपने आप को प्रिवेंट कर सकें, बचाव कर सकें, और जो अच्छे हैं उनको उनसे और ज़्यादा एक प्रोडक्टिव या एक कंस्ट्रक्टिव काम सोसाइटी में लिया जा सके। तो आपका जो सवाल था ना कि ये बढ़ते जा रहे हैं, तो जाहिर बात है ये भी इसी तरह से क्रिएचर्स हैं जैसे लाइफ के बाकी सारे क्रिएचर्स हैं। तो इनका भी सोसाइटी में एक रोल है, ये भी पैदा होते हैं, ये भी ग्रो होते हैं, ये भी डाई होते हैं। तो दीज आर जस्ट लाइक पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, जैसे कैट्स हैं, जैसे डॉग्स हैं, जैसे एनिमल्स हैं, जैसे इंसेक्ट्स हैं। इस तरीके से ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं। अच्छा, जैसे आप बात कर रहे हैं कि लोगों को सिर्फ यही पता है कि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं या कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं या आपको बीमार करते हैं, लेकिन बहुत सारे जैसे आप कह रहे हैं ना अच्छे भी हैं जिनकी तादाद ज़्यादा है, उनके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता। तो कौन कौन सी ऐसी अवेयरनेस है जो कि आम आवाम में होनी चाहिए इनको लेकर, लेकिन नहीं है? मिसाल के तौर पर मैं आपको इस चीज़ का एग्जांपल दे सकता हूँ। इंसान की बॉडी में जो इंटेस्टाइन है, इसमें सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, नॉर्मली होते हैं, और अगर ना हो तो इंसान बीमार पड़ जाएगा। इंसान का मुंह है, उसके ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। तो दीज आर गुड बैक्टीरिया, दीज आर कॉल्ड गट बैक्टीरिया। अगर ये ना हो तो जो आपके जो पेट के बहुत सारे अमराज या जब ये बैलेंस आउट होता है उस वक्त हमें प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये दीज आर गुड बैक्टीरिया। और प्रोबायोटिक्स का अगर आपने नाम सुना हो तो ये इसी चिड़िया का नाम है कि बॉडी का आपका जो अच्छा बैक्टीरिया है, अगर वो डिस्प्लेस होकर बुरा बैक्टीरिया उसकी जगह लेता है तो आपको प्रॉब्लम्स होंगे। तो अच्छा बैक्टीरिया होना इंसान की माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, इससे पहले मैंने एक सिग्निफिकेंस की बात की, मैं मज़ीद उसमें एक एडिशन पॉइंट ये भी करूँगा कि इंसान की बॉडी में जितने सेल्स हैं उससे कहीं ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा उसी इंसान के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो आपने जैसे हम पढ़ते हैं ना कि दुनिया में कोई भी चीज़ बेकार तो नहीं होती, हर किसी का कोई रोल होता है। दूसरा मैं एग्जाम्पल दूँ, जैसे सॉयल है, सॉयल में डिग्रेडेशन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, क्रॉप की प्रोडक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल है, जो डिग्रेडेशन में उसकी न्यूट्रिशन को साइकिलिंग करने में उसका एक बहुत मेजर रोल है। तो गुड बैक्टीरिया तो मैंने जैसे बताया वो लातादाद हैं और उनका सोसाइटी में बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, हम इन्फेक्शंस की अगर बात करें, जिस तरीके से आजकल हमारी सोसाइटी में इन्फेक्शंस फैल रहे हैं और इस तरीके के इन्फेक्शंस हैं जिनका आप ये कह लें कि आज से कुछ अर्से पहले तक नामो निशान नहीं था, पता नहीं होता था कि ये भी हो सकता है। ये जो इन्फेक्शंस की बढ़ती हुई तादाद है, इसकी वजह आप क्या समझते हैं, क्या वजह है? इसकी वजह इवोल्यूशन है। जैसे वक्त के साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी, तो ये जिंदा, मैंने जैसे बात की, क्रिएचर्स हैं। देखिए, समझना मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम सोसाइटी में किसी को कहते हैं ना कि ये चीज़ ना करो, तो वो कभी भी नहीं रुकेगा जब तक वो उसको आप उसका साइंटिफिक रीज़न नहीं बताएंगे कि वो चीज़ क्यों नहीं करे। तो आप जो सवालात पूछ रही हैं अंडरस्टैंडिंग बेस, ये बड़ी ज़रूरी हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो म्यूटेट होते हैं, वो तब्दील होते हैं, वो सेम नहीं है। जैसे इंसान भी वक्त के साथ तब्दीलियां उसने की हैं ना,
तो वो भी तो उसके सर्वाइवल का मसला है ना, उसको तो भी जिंदा रहना है। तो वो आप एक उसको ड्रग देते हैं तो वो कहता है ये ड्रग है, ये तो मुझे मार रही है, तो उससे बचने के वो तरीके ढूंढता है कि क्या करूं, इधर चला जाऊं, उधर चला जाऊं। आपको कोई गोली मारेगा तो आप क्या करेंगे, आप इधर उधर भागेंगे ना, इधर उधर हो जाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डू एग्जैक्टली द सेम। वो भी क्या करते हैं, वो उस जो आप उन पर अटैक करते हैं तो उसके लिए वो एडॉप्टेशन, वो रेजिस्टेंस, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आपने सुना होगा, यही फिनोमेना है कि वो डेवलप करते हैं रेजिस्टेंस के मैकेनिज्म। फिर वो एक दफ़ा जब रेजिस्टेंट हो जाते हैं तो उसके बाद फिर जो अगली पॉपुलेशन है उसमें वो ट्रेट जो है वो कैरेक्टर इनहेरिट करते हैं और उसके बाद वो रेजिस्टेंट बन जाते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इस तरीके से आपका जो बुनियादी सवाल है जिस पर आज हमारा टॉपिक है उस पर अगर हम आएँ कि इन्फेक्शंस की रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, उसमें समझना ये है कि हमें देखना ये चाहिए कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसान में किन किन रास्तों से आ सकता है। ये तकरीबन 12 के करीब रास्ते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल हम जो फूड कंज्यूम करते हैं, हम जो पानी, मशरूबात हम जो देते हैं, अगर उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होंगे तो जाहिर बात है वो हमारी बॉडी में जाएंगे और अंदर जाकर, तो पहला तो रास्ता ये है कि आपके माउथ के ज़रिए से, ओरल रूट के ज़रिए से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में जाएंगे। दूसरा रूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है कि हम जब सांस ले रहे हैं, जैसे कोविड क्या था, कोविड यही था और सबसे मुश्किल रास्ता भी यही है, उसको रोकना मुश्किल है। बाकी तमाम चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। हवा में अपने आप को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है उससे आप कैसे बचाएंगे, तो दैट इज़ द टफेस्ट वन। दूसरा, लेकिन ये तीसरा जो है वो इसके अलावा कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, कुछ डायरेक्ट रूट्स होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट रूट्स होते हैं। जैसे आपने कोई भी दरवाज़ा खोला, आपने अगर वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी एक बॉडी में मौजूद हैं, वो वहाँ पर मौजूद रहे, दूसरे ने उसी को यूज़ किया तो जाहिर बात है उसमें ट्रांसफ़र होंगी। तीसरा इसके अलावा वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन। आजकल आपने चिकनगुनिया देखा है बहुत ज़्यादा, पूरी कराची में मैंने सुना, कल भी रेडियो पे मैं सुन रहा था 700 केसेस रोज़ाना रिपोर्ट हो रहे हैं। मलेरिया है, डेंगू है, ये सब मॉस्किटो बोर्न इन्फेक्शंस हैं। तो ये इस कैटेगरी को हम कहते हैं वेक्टर बोर्न इन्फेक्शंस। फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की एक अलग कैटेगरी है। मदर से फीटस में ऑर्गेनिज्म चला जाएगा। ब्लड में अगर इन्फेक्शन होगा तो ब्लड से दूसरे इंसान को ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, सॉरी डॉक्टर साहब आपकी बात काट रही हूँ। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 12 ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ से ये इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर, ये बैक्टीरियाज जाते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल होते हैं। इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जाना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सिटी 10 में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। बात हम कह रहे हैं उन तमाम तर बैक्टीरियाज़ की जो कि हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं, और उनमें कुछ अच्छे बैक्टीरियाज़ होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज़ होते हैं जिनसे हमें नुकसान होता है। उन्हीं पर हम बात कर रहे हैं कि ये जो डिफरेंट पॉइंट्स के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, उनकी रोकथाम किस तरीके से मुमकिन है। डॉक्टर जैद मेरे साथ ही मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा कि किस तरीके से हम इनको रोक सकते हैं। कि जैसे आपने बताया कि कोई आप जूस पी रहे हैं, उसके थ्रू जाता है, रेस्पिरेटरी विच इज़ वेरी, आप खुद कह रहे हैं कि अनकंट्रोलेबल होता है, तो ये इनसे बचाव किस तरीके से मुमकिन है? अब जैसे ये तमाम रूट्स हैं ना, हर रूट को के बचने का तरीका जाहिर सी बात है अलग अलग है। अगर मैं सम अप करके ओवरऑल चीज़ बताऊं, जैसे मैंने पहले बताया कि कंटेमिनेटेड फूड एंड कंटेमिनेटेड वाटर की बात करें, हम क्या करते हैं, हम बाज़ार में जाते हैं, जो ओपन जो मशरूबात हैं, गन्ने का जूस मिल रहा है, वो चना चाट मिल रहा है, तो मतलब आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये जो होगा वो सेफ़ होगा, वो क्लीन होगा, उसमें कोई आप होटलिंग का इतना ज़्यादा कराची में एक ट्रेंड चला हुआ है, बट यू कैन नॉट ट्रस्ट कि हो सकता है वो सही भी हो सकता है वो ख़राब भी हो। तो उसके अंदर अगर साल्मोनेला टाइफी का ऑर्गेनिज्म मौजूद होगा तो आप जो है वो उसके साथ वो भी लेकर आएंगे। तो उसका सेफ चीज़ तो ये होगी घर में पका हुआ जो खाना होता है। जैसे फॉर सपोज हम गन्ने का जूस ले रहे हैं, अब हमने गन्ने का जूस लिया, हम स्ट्रॉ कुछ लोग डाल देते हैं, कवर्ड करके उसके अंदर स्ट्रॉ डाल दिया जाए, तो वो उससे भी खतरा होता है या वो सेफ़ है? ये इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। असल चीज़ ये है कि गन्ना के जूस जो आपको मिला है उसमें पानी कौन सा यूज़ किया गया है, वो मशीन कैसी है,
कितने अरसे तक वो वहाँ पर मौजूद, ओवरनाइट तो नहीं हुआ। तो असल जो ऑर्गेनिज्म आने की जो बेसिक रूट है वो ये है, वो उससे इतना ज़्यादा थोड़ा तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं बात ये कर रहा था कि जो घर का पका हुआ जो खाना होता है ना, वो आपको पता होता है कब आपने बनाया, कैसे बनाया। आप ज़ाहिरी बात है अच्छी चीज़ लेकर आएंगे। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि आप जो है वो ऐसा फूड लें जो कि कंटेमिनेटेड ना हो, जो साफ़ सुथरा हो, वो खाएं। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस के हवाले से तो कोविड ने हमें बहुत सारी गाइडलाइन दी, बहुत सारी चीज़ें हमें कोविड ने समझाएं कि आप मास्क पहने, आप सैनिटाइज़र का यूज़ करें, हैंड वॉशिंग। बचपन से देखें हमें ये कहा गया कि आप खाना खाने से पहले हाथ धों। इसका जो माइक्रोबियल या इन्फेक्शियस से प्रिवेंशन का असल जो उसके पीछे थॉट था वो ये था कि आप अपने आप को जो आप खाना खा रहे हैं, अगर हाथ आपके गंदे होंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में जाएंगे। अच्छा सर, यहाँ पर एक बात ऐड करूँगी, जिस तरीके से हमारे यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट्स आ रही होती हैं, जो कराची की एयर क्वालिटी है जितनी वो गंदी है, आलूदा तरीन शहरों में कराची का नाम कभी दूसरे नंबर पर होता है, कभी पहले, कभी तीसरे। तो इस तरह आपको लगता है कि हम सिर्फ एक मास्क पहन लेने से जो है वो हम इस मसले से बच सकते हैं? अब इसमें ना एक्चुअली डिजीज़ भी दो तरह की होती हैं। एक होती हैं इन्फेक्शियस डिजीज़, दूसरी होती है नॉन इन्फेक्शियस। जैसे पॉल्यूशन जिसका आप जिक्र कर रही हैं, धुआं आ रहा है तो ये लंग कैंसर की तरफ भी लेके जा सकता है, ये एस्थमा की तरफ भी लेके जा सकता है। तो लेकिन ये माइक्रोबियल डिजीज़ नहीं है। तो एक जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, लेकिन उसी इन्वायरमेंट में अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, गंदगी जैसे कराची में कचरा आपको हर जगह, तो दैट इज़ अ वेरी पोटेंशियल एंड वेरी बिग हैज़र्ड के उसके ज़रिए से इन्फेक्शियस डिजीज़ फैलने का ज़्यादा जो चांस उससे होगा। लेकिन मसला ये है कि आप एक पॉलिसी तो गवर्नमेंट के लेवल पर, सिटी के लेवल पर ये है कि आप उस इन्वायरमेंट को, उस सिटी को क्लीन रखें, कवर्ड रखें, प्रोटेक्टेड रखें। देखिए दुनिया में ये सब चीज़ें कोई इतनी मुश्किल तो नहीं है। ये सारा सिस्टम दुनिया में तो अब मशीनें आ गई हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, सफाई का पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड था। एक गाड़ी आ रही है, वही रोड क्लीन भी कर रही है, कचरा भी उठा रही है, पूरा सिस्टम मौजूद है। हमने तो कोई इन्वेंशन तो नहीं, री इन्वेंशन ऑफ द व्हील तो नहीं करना है, आपने सिर्फ उसको देखना है और आपने अडॉप्ट करना है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उस तरफ राइट जो डायरेक्शन में जो पॉलिसीज़ हैं वो नहीं बननी चाहिए। लेकिन बात ये हम ये कर रहे हैं कि हम कम से कम अपने आप को इस गंदगी के माहौल में अपने आप को प्रोटेक्शन कैसे दे सकते हैं। तो उसके लिए मैं कह रहा था कि मास्क आप पहन लें, हैंड सैनिटाइज़र। अच्छा, दूसरा एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो, जैसे अभी मैंने डेंगू का जिक्र किया, ये सारी डिजीज़ मस्कीटो बॉर्न है। डेंगू भी इसी से होगा, चिकनगुनिया भी इसी से होगा, मलेरिया भी इसी से होगा, जो कि बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो इसके लिए अपने आप को मस्कीटो से बचाना बहुत ज़रूरी है। तो मॉस्किटो के लिए जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इंसेक्टिसाइड्स यूज़ कर सकते हैं, आप जो हैं वो जैसे मॉस्पेल की तरह से रेपेलेंट जो होती हैं स्किन के, वो लगा सकते हैं, नेटिंग कर सकते हैं अपने घर के आसपास, मतलब मच्छरों की अफजाइश को जो है वो रोकना और अपने आप को उससे अगर बचाएंगे। अच्छा, हम मॉस्किटो को ना बड़ा इजी लेते हैं। ये जो हाउस फ्लाई है ये क्या करती है, ये जाकर शिट पर बैठेगी और उसके बाद खाने पर जाकर बैठेगी, तो ज़ाहिरी बात है वो ट्रांसमिट कर रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। दे बिकम, इसीलिए इसको वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन जिसका मैंने जिक्र किया, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये कैरी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरी जगह। तो मॉस्किटो भी यही करता है। मॉस्किटो खुद इन्फेक्टिव नहीं है, लेकिन वो कैरी करता है प्लाज्मोडियम को, कैरी करता है वायरल डेंगू के वायरस को और चिकनगुनिया के वायरस को, और इंसान के अंदर ट्रांसमिट करता है। तो अपने आप को बचाना होगा, तो मॉस्किटो से बचाना, अपने आप को बचाना होगा। ये सारी जो हैंड वॉशिंग है, देखिए हम जब भी बाहर से घर आते हैं ना, तो बाहर एनवायरनमेंट में आपको पता नहीं चलता, लेकिन आपके हाथ जो हैं वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कंटेमिनेटेड हो चुके हों। इवन आप ऑफिसेस के दरवाजे खोल रहे हैं, अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो किसी भी तरीके से, तो घर आने से पहले आपको जो है वो, और क्राउडिंग में अगर आप जा रहे हैं, किसी को टीबी होगा और आप अगर उससे क्लोज रहेंगे। अच्छा, एक और भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जो सिक पर्सन होगा,
जो बीमार होता है वो समझें कि एक पूरी बॉडी एक फैक्ट्री है उस इन्फेक्शन की उस वक्त, तो दैट विल बी अ बिगेस्ट सोर्स कि जिससे आप इन्फेक्शंस जो है वो आपके अंदर या बच्चों के अंदर या जो ओल्ड एज के लोग हैं उनके अंदर वो ट्रांसमिट हो सकता है। तो उससे अपने आप को जो है वो उस वक्त इसीलिए आइसोलेशन की जाती है। जैसे सॉरी डॉक्टर साहब की बात काट रही हूँ, 2-3 चीज़ें हैं। जैसे फॉर सपोज छोटा बच्चा होता है तो जब वो चलना सीख रहा होता है सबसे पहले क्रॉलिंग करता है। अब क्रॉलिंग के लिए वो एक चीज़ में आपको पता है बच्चे जब इधर भी हाथ मारते हैं उधर भी हाथ मारते हैं तो वो नीचे ज़मीन भी गंदी होती है। लेकिन जो आपकी बूढ़ी आप कह लें माएँ हो गई, दादियाँ हो गई, वो ये बात कहती हैं कि बच्चा अगर इस तरीके से नहीं होगा तो भाई इसकी हड्डियाँ कैसे मजबूत होंगी, तो इसको करने दो। क्या उससे प्रॉब्लम होती है? और दूसरा ये कि जैसे आप बात कर रहे हैं, अब अगर हम रेस्टोरेंट्स वगैरह में अगर हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाएं, अब हमारे तो जहनों में ये होता है कि ये बर्तन भी साफ़ हैं, सब कुछ साफ़ है, लेकिन एक जो वहमी शख्स होता है उसके दिमाग में बात होती है कि पता नहीं इस प्लेट में किसने खाया है, पता नहीं इस ग्लास में किसने पानी पिया है। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये भी इन्वॉल्व होते हैं इस तरह के मामलात में या नहीं? अच्छा, ज़िंदगी में कहता हूँ बैलेंस का नाम है। बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव भी नहीं होना चाहिए कि मैं इधर हाथ भी नहीं लगाऊं कि कहीं इस पर जो है वो ऐसा ना हो, इतना भी वहमी नहीं होना चाहिए। बच्चे का आपने जिक्र किया, बच्चा तो जाहिर बात है खेलेगा भी। मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी कि अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, तो बच्चा अगर खेलेगा, ये जो बैक्टीरिया यहाँ पर अगर है ना तो ये कोई पैथोजेनिक नहीं है, ये हो सकता है अच्छे बैक्टीरिया हो जो कि इंसान की इम्यून सिस्टम को, उसकी बॉडी को, उसको और ज़्यादा जो गट का मैंने जिक्र किया कि वहाँ पर अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं। तो स्टेराइल ह्यूमन इज़ नॉट एन स्टेराइल बॉडी, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक भी ये इसीलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट शुरू में दिया कि ये ना समझें कि एक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में नहीं जाना चाहिए, पैथोजेनिक नहीं जाना चाहिए। पैथोजेनिक जो है वो नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। डॉक्टर जैद पीरजादो साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस ख्याल ये रखना है कि जब भी आप, एक तो हैंड वॉश बड़ा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ अपने इर्द गिर्द सफाई का ख्याल रखें ताकि आप तमाम तरह ऐसी वबाओं से बच सकें जो कि वायरल हैं, जो कि आजकल फैल रही हैं, जिससे परेशानी आपको हो सकती है। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। सिटी एट 10 से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।